Hey everyone. So we are starting with CFA level 2 कॉर्पोरेट इशूअर के अंदर में रीडिंग नंबर 17 एज पर 2024 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडवांस टॉपिक्स। ठीक है, तो अपने न्यू रीडिंग आज स्टार्ट करें। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ सीएफए लेवल 2 कॉर्पोरेट इशूअर। चलिए, सबसे पहला चीज स्क्वाइजर या कोई भी राइटअप से मैं आपको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ ये वाला टॉपिक टुडे। सिंस दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो आई एम टेलिंग कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको आज पढ़ाऊंगा नहीं। जो आपको लेवल 1 का नॉलेज है, जो आपने लेवल 1 में किया है, प्लस लेवल 2 का इफ यू हैव कवर्ड सम ऑफ द टॉपिक्स, तो जो अपने आज केस स्टडी डिस्कस करेंगे इन दी फर्स्ट क्लास, यू विल बी एबल टू आंसर अराउंड 80 और 90% ऑफ दैट। यस, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एज अ टॉपिक है, इट्स इजी, प्लस इट रिक्वायर्स योर लेवल 1 का सम ऑफ द बेसिक नॉलेज, प्लस लेवल 2 का जो भी आपने अदर टॉपिक्स में इनकेस किया है तो आपको हेल्प होने वाला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो जब भी आप ये चैप्टर स्टार्ट करो, प्लीज डोंट टेक दिस एज अ फ्रेश रीडिंग और अ न्यू रीडिंग। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा इसके अंदर में ऐसा कुछ राइटअप्स है अराउंड 60-70% वी नो लेवल 1 का, प्लस लेवल 2 का कुछ अदर टॉपिक से मिला जुला के वी नो मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक्स। हाँ, उसके बाद एडिशनल जो भी राइटअप रहेगा, जो भी एडिशनल कॉन्सेप्ट अपने को मिलेगा, दैट वी विल लर्न फ्रॉम हियर। ठीक है, चीज समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट कैसे करना है कि डायरेक्टली आप स्क्वाइजर या कोई भी नोट से स्टार्ट मत करना। अभी अपने एक केस स्टडी करेंगे साथ में, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ यार 80-90% तो अपने को आता ही है इस चीज के अंदर में। राइट, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं विद द केस स्टडी। केस स्टडी का रेफरेंस इज द कोर मटेरियल, जो सीएफए इंस्टीट्यूट का कोर मटेरियल होता है, वहां पे दिस केस स्टडी इज देयर। ठीक है, डोंट वरी, मैं ये आपको अटैच भी करके दे दूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू रेफर। और इसके पास अगर को रीडिंग्स है इन केस सॉफ्ट कॉपी के अंदर में, यू विल बी एबल टू चेक एकदम लास्ट में जाके, यू विल बी एबल टू सी मिनी केस 1। ये केस स्टडी से स्टार्ट करें एंड आई एम एक्सेप्टिंग कि मैं कुछ अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, और इनफैक्ट नेक्स्ट 1-1.5 आवर के अंदर में मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा भी नहीं। यू विल फील कि यार ये सब सारा चीज अपने को आता है, एंड जो भी अपने डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर में, उसको मैं साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ इंश्योर करूंगा वो आपको इनडायरेक्टली सब कुछ याद आ जाए, प्लस जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कुछ पोर्शन है वो डिस्कस करते करते विल बी एबल टू आंसर एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इज इट फाइन? चलिए स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी का नाम है ग्रिडना इंजन्स। ठीक है, दिस इज कोडिंग ग्रिडना इंजन्स। 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए फॉर नेक्स्ट 1-1.5 आवर के लिए। ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी लाइट। केएम इज अ जूनियर एनालिस्ट एट एटला इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, केएम कौन है? जूनियर एनालिस्ट है, वेयर? एटला इन्वेस्टमेंट्स है। केएम मीट्स विथ हर मैनेजर टू डिस्कस अ पॉसिबल इन्वेस्टमेंट इन ग्रिडना इंजन्स। ठीक है, तो क्लाइंट का नाम होगा ग्रिडना इंजन्स, जहां पे केएम इज अ जूनियर एनालिस्ट इन एटला एंड ही इज प्लानिंग टू मीट, एक्चुअली ही इज मीटिंग विथ हर मैनेजर टू डिस्कस द पॉसिबल इन्वेस्टमेंट इन ग्रिडना इंजन्स, कि ग्रिडना इंजन्स में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। केएम मैनेजर task her with estimating Gritna's cost of debt KD and equity KE। कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या? KD एंड KE किसका? ग्रिटना का। तो बोला मैनेजर से उसको काम मिला दैट यू हैव टू एस्टिमेट व्हाट योर क्लाइंट विच इज ग्रिटनाज KD एंड KE। अपने को याद है वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबका नाम सुना हुआ होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबको ये नाम से ऑब्वियसली, मतलब यू विल बी नोइंग फ्रॉम योर लेवल 1 नॉलेज। वैक क्या होता था? दिस यूज टू बी आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड व्हाट यूज टू बी ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इट यूज टू बी WD इंटू KD, विच यूज टू बी पोस्ट टैक्स 1 माइनस टैक्स, एंड ये T होता था मार्जिनल टैक्स रेट, मार्जिनल टैक्स रेट, राइट? WD इंटू KD पोस्ट टैक्स, प्लस WP इंटू KP। WP is weight of the preference shares, KP is cost of the preference shares, plus WE into KE. Is it fine? Weight of equity into cost of equity. WD is weight of debt, KD is cost of debt post tax, WP weight of the preference shares into cost of preference shares, WE cost of weight of equity, and KE is what? Cost of equity. इतना तो बेसिक नॉलेज आई होप सबको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसको अपने वैक भी बोलते थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेट्स क्या है यहाँ पे? वेट्स आर दिस कि कितना पैसा आपने केडी में लगाया, मतलब हाउ मच द कंपनी हैज एक्चुअली रेज द मनी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डेट। हाउ मच द कंपनी हैज रेज द मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाउ मच द कंपनी हैज रेज द मनी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इक्विटी। दैट इज एक्चुअली व्हाट? वेट्स। दैट इज एक्चुअली व्हाट? वेट्स। यही तो वेट्स होता है। एंड वेट्स अपने क्या प्रेफर्ड
क्या प्रेफर करते हैं लेना वेट्स? सबसे पहला प्रायोरिटी होता है अपना सर कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट वेट्स लो कि कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट वेट्स क्या। फॉर एग्जांपल करेंटली कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो मान लो जो वेट्स है डेट और इक्विटी का, डेट है से 40% एंड इक्विटी का वेट इज से 60%। करंट इक्विटी 60% एंड डेट इज 40%, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी का टारगेट है कि डेट को 20% रखेंगे एंड इक्विटी को 80% रखेंगे। तो 80% विल बी योर इक्विटी एंड 20% विल बी योर डेट, दैट विल बी योर टारगेट वेट, लॉन्ग टर्म टारगेट वेट। अगर टारगेट वेट नहीं पता है, इफ दैट इज नॉट अवेलेबल, व्हाट वी विल टेक? मार्केट वैल्यू वेट। वी विल टेक व्हाट? मार्केट वैल्यू वेट। कि मतलब अगर कंपनी का डेट ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर में, हाउ मच इज द वेट, हाउ मच इज द मार्केट वैल्यू, एंड इक्विटी हाउ मच इज द मार्केट वैल्यू, एंड यू विल टेक व्हाट? द वेट्स अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको टारगेट वेट लेना है। इफ नॉट अवेलेबल देन व्हाट? मार्केट वैल्यू वेट्स। अगर अवेलेबल नहीं है देन यू कैन टेक व्हाट? मार्केट वैल्यू वेट्स। ठीक है सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का तो ट्रेड नहीं करता है, देन यू कैन टेक व्हाट? बुक वैल्यू वेट्स। देन यू कैन टेक व्हाट? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब यू कैन टेक एज पर व्हाट? बैलेंस शीट, एज पर बैलेंस शीट। तो डब्ल्यू डी, डब्ल्यू पी, डब्ल्यू ई तो क्लियर हो गया कि सर वेट्स कैसे लेना। इज इट फाइन? के डी मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट, कि किस रेट पे कंपनी डेट रेज किया, एट व्हाट कॉस्ट द कंपनी हैज एक्चुअली व्हाट? रेजिंग द डेट। एंड वन माइनस क्या? टैक्स रेट, बिकॉज इंटरेस्ट जब भी कंपनी पे कर रहा है पीएनएल में डेबिट हो रहा है, एंड ऑन दैट कंपनी इज गेनिंग अर्निंग व्हाट? एक्चुअली इज सेविंग व्हाट? टैक्स। टैक्स सेव कर रहा है ना, क्योंकि इट्स कमिंग इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस इन द पीएनएल ऑफ द कंपनी, तो उसके कारण कंपनी का क्या? टैक्स सेव हो रहा है। दैट इज वाई अपने क्या लेते हैं? पोस्ट टैक्स ले रहे हैं। KP is the cost of the preference shares and K is the cost for the equity। कंपनी का कॉस्ट मतलब इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न। किसको सोचो, कंपनी का KE, फॉर एग्जांपल कंपनी का KE मतलब इन्वेस्टर का RE, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न। जो भी आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है वही तो कंपनी का कॉस्ट है। जो भी आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है दैट इज ओनली एक्चुअली व्हाट? कंपनी का कॉस्ट। एंड कंपनी का KE इज द मिनिमम विच द इन्वेस्टर्स एक्चुअली रिक्वायर। मिनिमम इन्वेस्टर्स को कितना चाहिए, मिनिमम कंपनी का कॉस्ट कितना होने वाला है, केई। इज इट फाइन? तो कंपनी का केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब मेरा इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। राइट, तो ये बेसिक एकदम एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, बिकॉज ये लेवल 1 का भी स्टफ होता था जहाँ पे वेट्स अपने लेते थे टारगेट और मार्केट वैल्यू, एंड डब्ल्यू डी, डब्ल्यू पी, डब्ल्यू ई इज दी वेट्स, एंड के डी, के पी। इनफैक्ट इसका कैलकुलेशन वगैरह भी अपने जानते हैं, के डी, के पी, के ई कैसे निकलेगा, बट अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये सीखेंगे वापस से सारा चीज। ठीक है, गोइंग बैक, KM manages tasks her with estimating Gritna's cost of debt and equity। बोला KD और KE कंप्यूट करो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिटरमाइनिंग WACC एंड रिलेटेड वैल्यूएशन। मतलब ये लोग का प्रेफरेंस शेयर्स पे फोकस नहीं है, मतलब यहाँ पे रीड करके तो ये लग रहा है अभी प्रेफरेंस शेयर्स पे फोकस नहीं है, फोकस किस पे? KD एंड KE पे, और WACC एंड रिलेटेड वैल्यूएशन। फर्दर डेटा देखते हैं। KM नोट्स सम ऑफ ग्रिटनास की इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का सर्टेन की इंफॉर्मेशन वो देख रहा है, क्या क्या? कंपनी का नेम है ग्रिटना इंजन, स्मॉल कैपिटलाइजेशन, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। स्मॉल कैपिटलाइजेशन, एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। विच वन इज मोर रिस्कियर? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप? ऑब्वियसली स्मॉल कैप इज मोर रिस्कियर, स्मॉल कैप इज मोर रिस्कियर। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, कौन सबसे ज्यादा रिस्की है? ऑब्वियसली प्राइवेट सबसे ज्यादा रिस्की है, बट यहाँ पे क्या? पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, तो ग्रिटना इंजन रिस्की है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कैप, बट इट इज एक्चुअली व्हाट? लिस्टेड। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है तो थोड़ा कम रिस्की है। इज इट फाइन? बिजनेस मॉडल, कंपनी का क्या बिजनेस है? मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मॉल इंजन्स फॉर बोट्स एंड रिक्रिएशनल ऑल टेरेन व्हीकल्स, एटीवीज, बाइक, उसका क्या बनाता है? इंजन्स बनाता है। ऑपरेट्स विद रिलेटिवली हाई प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर। चीज को समझना, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं। बोलो ऑपरेट्स विद रिलेटिवली हाई प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज अगर टोटल कॉस्ट है, उसमें पूरा हाई प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है, हो सकता है 60-70 रुपीज है, दैट वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, बट हाई प्रपोर्शन है तो मैं मान रहा हूं कि हो सकता है 60-70 रुपीज है, दैट इज वेरी हाई। इसका मतलब द कंपनी विल हैव हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, द कंपनी विल हैव हाई ऑपरेटिंग लेवरेज मींस हाई बिजनेस रिस्क। कंपनी का बिजनेस रिस्क क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है, the leverage used to be operating leverage versus financial leverage। again going back to level 1, कॉर्पोरेट इश्यूर में होता था टॉपिक लेवरेज, जहां पे अपने लेवरेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, एक होता था ऑपरेटिंग, एक होता फाइनेंस, और थर्ड होता था कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता था? इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, एंड इन फाइनेंशियल लेवरेज यूज्ड टू बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट?
हाई फाइनेंशियल बर्डन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कंपनी ऑपरेट्स विद हाई, रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर। अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई है कंपनी का, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है कंपनी का। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? कंपनीज मोर रिस्की, देखो फिक्स्ड कॉस्ट है कंपनी का, फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, तो कंपनी इज मोर रिस्की और लेस रिस्की? ऑब्वियसली कंपनी इज मोर रिस्की। अगर कंपनी ज्यादा रिस्की होता है तो आपको आपका रिक्वायर्ड रिटर्न हाई होता है या लो होता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि सर अगर कंपनी ज्यादा रिस्की है तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी वेरी हाई, मतलब मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न हाई चाहिए एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, एज कंपेयर टू अदर कंपनीज जिसका हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट क्या कम है। इज इट फाइन? एकदम सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि कंपनी का अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई है तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या हाई, बिकॉज कंपनी विल हैव व्हाट, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। परफेक्ट, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक पॉइंट क्या मिला कि सर कंपनी ज्यादा रिस्क है तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या हाई। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और क्या साइक्लिकल है, साइक्लिकल, साइक्लिकल इंडस्ट्रीज कैन बी ऑटोमोबाइल, कैन बी रियल एस्टेट। तो साइक्लिकल इंडस्ट्री एक्चुअली डिपेंड करता है इकोनॉमिक फेज के ऊपर में, बूम रिसेशन उसके ऊपर में डिपेंड करता है। बूम के टाइम पे दिस सेक्टर्स, साइक्लिकल सेक्टर्स परफॉर्म्स वेरी गुड। रिसेशन के साथ, रिसेशन के टाइम पे या जब भी देर इज अ वीक इकोनॉमी, ऑब्वियसली वहां पे पैथेटिक परफॉर्मेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे ऑटोमोबाइल रियल स्टेट का सबसे पैथेटिक परफॉर्मेंस था, एंड उसके बाद से ऑब्वियसली द परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, राइट। तो अगर साइक्लिकल कंपनी है, और एक होता है नॉन साइक्लिकल, साइक्लिकल वर्सेस नॉन साइक्लिकल, तो अगर साइक्लिकल कंपनी है तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी हाई और लो, ऑब्वियसली हाई। नॉन साइक्लिकल कंपनीज है फार्मा, एफएमसीजी, विच इज लेस इफेक्टेड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल, तो वहां पे आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है, लो, बिकॉज दोज आर सेफर सेक्टर्स। और अगर साइक्लिकल है तो सर ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, तो अगर इकोनॉमी का परफॉर्मेंस पे कंपनी का परफॉर्मेंस या इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा, हाई, बिकॉज दोज आर एक्चुअली मोर रिस्की। रिस्की है तो ऑब्वियसली मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए। चीज समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो साइक्लिकल है तो क्या, ऑब्वियसली दी रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर विल बी हाई। और अगर मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न हाई है इसका मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी हाई, क्योंकि बात हो चुका कि जो भी मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है वही तो कंपनी का कॉस्ट है, जो भी मेरे को रिटर्न चाहिए वही तो कंपनी का कॉस्ट है, बिकॉज आई एम लेंडिंग द मनी टू दी कंपनी। तो कंपनी को अगर मैं से 10% की जगह 12% पे लेंड कर रहा हूँ तो कंपनी का कॉस्ट विल नॉट बी 10%, राइट, इट विल बी व्हाट, 12%। तो जितना मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न हाई होगा उतना कंपनी का कॉस्ट हाई होगा, एंड मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में, कंपनी का रिस्क, कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर, कंपनी का साइक्लिकलिटी। इज इट फाइन? यहां तक कंफर्टेबल? एक काम करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स मिल रहा है मैं उसको लिख रहा हूं एक बार, सो दैट इट्स इजी। बाद में जब रिव्यू करेंगे तो आपको क्या इजी लगेगा कि एक जगह पॉइंट्स रहेगा। सबसे पहला, हाई फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख रहा हूँ, हायर है या लोअर है? इज इट फाइन? हाई या लो? तो अगर फिक्स कॉस्ट हाई है तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी हाई। इज इट फाइन? समरी बना रहा हूं। नेक्स्ट, साइक्लिकल इंडस्ट्री है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई, हायर, हाई लिख देता हूं, ई आर हटा देता हूं। साइक्लिकल इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी विल बी हाई, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न चाहिए। नेक्स्ट, रेवेन्यू अर्निंग्स एंड कैश फ्लो, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का कैश फ्लो, देखो क्या लिखा है, ऑल हैव बीन ट्रेंडिंग अपवर्ड्स इन द रिसेंट ईयर, वेरी गुड, पूरा अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है बट वेरी कंसिडरेबली ओवर द बिजनेस साइकिल, क्यों? क्योंकि सर साइक्लिकलिटी अप डाउन अप डाउन, बूम रिसेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। इंक्रीज हो रहा है बट एक्चुअली बोल रहा है वेरी कंसिडरेबली, मेजरली इट विल डिपेंड अपॉन बिजनेस साइकिल। इसका मतलब रेवेन्यू अर्निंग्स कैश फ्लोज इज एक्चुअली व्हाट, वोलेटाइल और इट इज स्टेबल। रेवेन्यू अर्निंग्स कैश फ्लो क्या लिखूं इस कंपनी के लिए, स्टेबल है कि वोलेटाइल है? ऑब्वियसली वोलेटाइल है, क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा है, वोटाइल लिख दिया, कोई बात नहीं, वोलाटाइल, हाँ वोलाटाइल है इस कंपनी के लिए स्पेसिफिकली। बोला रेवेन्यू अर्निंग्स अगर वोलाटाइल है बिकॉज साइक्लिकल है, राइट, साइक्लिकल है, तो क्या लिखूं, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम दैट काइंड ऑफ कंपनी जिसका सर रेवेन्यू अर्निंग्स कैश फ्लो स्टेबल नहीं रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो आपका जो रिस्कीनेस है दैट इज हाई। और अगर रिस्क हाई है इसका मतलब योर रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी हाई। इफ योर रिक्वायर्ड रिटर्न इज हाई मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल आल्सो बी व्हाट, हाई।
इज इट फाइन? परफेक्ट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एसेट्स। देखो क्या लिखा है, एसेट्स कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ इन्वेंट्री। अगर आप कंपनी को लोन दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डेट, इफ यू आर बाइंग द इक्विटी, ठीक है, तो बैकिंग क्या है, कंपनी के पास कोलैटरल क्या है। अगर कंपनी मान लीजिए सिक्योर्ड डेट इशू कर रहा है, सिक्योर्ड डेट इशू कर रहा है, तो कोलैटरल क्या है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर जो कोलैटरल है वो इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल एसेट है, प्लांट मशीनरी प्लस लिक्विड है। लिक्विड मतलब जब सेल करना चाहे कंपनी सेल कर सकता है, मतलब दैट इज एक्चुअली मार्केटेबल। सेकंड सिनेरियो, जो कोलैटरल है दैट इज नॉट टेंजिबल एसेट, इट इज इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स प्लस इलिक्विड है, उसका वैल्यूएशन करना प्रॉब्लम है। तो सोच के मेरे को आंसर चाहिए आपसे। कंपनी जब भी सिक्योर डेट इशू कर रहा मान लो, और दो सिनेरियोज मैंने बोला, एक टेंजिबल एंड लिक्विड एसेट और सेकंड मैंने बोला इनटेंजिबल एंड इलिक्विड एसेट, किसके अंदर में एज अ इन्वेस्टर आपको रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी हायर, किसमें आपको रिक्वायर्ड रिटर्न हाई चाहिए, किसमें रिक्वायर्ड रिटर्न हाई चाहिए। ऑब्वियसली इनटेंजिबल एसेट्स में, क्योंकि उसको बेचना प्रॉब्लमेटिक है, उसका वैल्यूएशन प्रॉब्लम है। सेकंड वो क्या, लिक्विड नहीं है। उल्टा बोलूं कि सर किसमें मेरे को रिक्वायर्ड रिटर्न लो चाहिए किसमें मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न लो होगा एज अ इन्वेस्टर। अगर टेंजिबल एसेट्स है कंपनी के पास, टेंजिबल एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, राइट, रॉ मटेरियल अगर पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री पड़ा है, उसको आराम से बेच सकता है, प्लस लिक्विड है, जब चाहे तब उसको तुम सेल कर सकता है एट दी फेयर मार्केट वैल्यू। तो ऑब्वियसली सर अगर कंपनी बाई चांस डिफॉल्ट करता है इन टर्म्स ऑफ रीपेइंग द डेट, मेरे पास राइट है, आई हैव अ राइट, आई हैव अ क्लेम दैट वी कैन सेल द एसेट ऑफ द कंपनी एंड आई विल बी गेटिंग द मनी। तो कहां पे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपका रिक्वायर्ड रिटर्न एज ए इन्वेस्टर विल बी व्हाट, लोअर। ऑब्वियसली टेंजिबल लिक्विड एसेट्स के अंदर में, टेंजिबल प्लस लिक्विड एसेट्स के अंदर में। इज इट फाइन? बहुत बहुत सिंपल डिस्कशन, एकदम कॉमन सेंस वाला डिस्कशन चल रहा है। अब यही ये लोग ना स्पाइसर या कोर के अंदर में पूरा लिखा है, बट तुम देखो यहाँ पे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको खुद ही आंसर मिल जा रहा होगा कि यार एकदम कॉमन सेंस वाला बात है, इसमें तो कोई पढ़ाने का तो चीज है ही नहीं। इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट नहीं किया था। स्टार्ट किया कि अपने केस स्टडी करेंगे, वहां से जो भी अपने को पॉइंटर्स मिलेगा उसको अपने डिस्कस करेंगे, और मैं यहाँ पे समरी फॉर्म में लिखूंगा, सो दैट आपका ऑलमोस्ट चैप्टर 50-80% ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है लोग। नेचर ऑफ एसेट्स, एसेट्स कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ इन्वेंट्री एंड पीपीई, टेंजिबल एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिप्रेजेंटिंग इट्स इंजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज। चीज समझ में आ रहा है कि सर पीपीई है एंड कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ व्हाट, इन्वेंट्री, दैट इज एक्चुअली व्हाट, टेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे लिख दो एक बार कि अगर एसेट्स टेंजिबल है, एसेट्स टेंजिबल है, एसेट्स टेंजिबल यस, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है इस बार, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा, लो होगा, मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, लो। मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। प्लस एसेट्स क्या है, लिक्विड, एसेट्स क्या, लिक्विड मतलब मार्केटेबल है, तो क्या इन्वेस्टर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी व्हाट, लो, मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी, इज इट फाइन? ठीक है, चलिए आगे रीड करते हैं डेटा। ग्रिटना हैज रिसेंटली बिन परफॉर्मिंग वेल इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बोल रहा है रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। However, several years back, कुछ साल पहले, because of a significant decline in the sales of boats and ATV, जो उसका जहाँ पे वो इंजन बनाता है ना बोट्स और एटीवी के लिए, बोल रहा है कि वो जो फिनिश गुड्स है मतलब बोट्स और एटीवी, उसका सेल डिक्लाइन हुआ था कुछ सालों पहले, सेवरल ईयर्स बैक। द कंपनी फाउंड इटसेल्फ इन अ लिक्विडिटी क्राइसिस। At that time, the company issued redeemable preferred stock to improve its liquidity position. बोलो उस समय कंपनी के पास क्या कैश क्रंच हो गया था, उसके लिए क्या किया कंपनी ने, प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफर्ड स्टॉक और क्या रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक क्या किया, इशू किया। ठीक है, एट दैट टाइम दी कंपनी इशूड रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक टू इंप्रूव इट्स लिक्विडिटी पोजीशन। प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया मतलब इन्वेस्टर्स से क्या पैसा आया, एलबिट एट रेदर हाई कॉस्ट पे, हाई कॉस्ट पे इशू किया। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास उस समय क्या था, लिक्विडिटी क्राइसिस था, हो सकता है बैंक से लोन नहीं मिल रहा होगा, तो वो क्या किया, प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया ताकि पैसा आए, बट क्या, एट हाई कॉस्ट पे। तो ये तो गड़बड़ हो गया। बट ये कब किया है, सेवरल इयर्स बैक बोला था ना यहाँ पे, सेवरल इयर्स बैक, बिकॉज उस समय प्रॉब्लम हुआ था। देखते इन रिसेंट फाइनेंशियल फाइलिंग्स ग्रिटना's management has indicated that given favorable market conditions, फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, खासकर साइक्लिकल कंपनी में, मतलब क्या, साइक्लिकल कंपनी में क्या कि सर अगर फेवरेबल मार्केट कंडीशंस है, इसका मतलब इकोनॉमी एक्सपेंशन में है या रिसेशन में, एक्सपेंशन पे, इकोनॉमी एक्सपेंशन पे या रिसेशन पे, एक्सपेंशन पे,
फेवरेबल वर्ड यूज कर रहे हैं ना, फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, मतलब क्या, इकोनॉमी क्या एक्सपेंशन पे, अगर इकोनॉमी एक्सपेंशन पे है, इसका मतलब क्या, कंपनी विल बी एबल टू रेज मोर डेट एट द लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्यों, क्योंकि सर सप्लाई ऑफ कैपिटल है ही है। अगर मार्केट फेवरेबल कंडीशंस पे, एक्सपेंशन पे, तो सर देयर इज इनफ कैपिटल इनटू द मार्केट, द मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्चुअली व्हाट, एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी, लोअर इंटरेस्ट रेट। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का नॉलेज अब लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, चीज को समझो। इसलिए मैं बोला था कि लेवल 1 का कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने को बेसिक, प्लस लेवल 2 का भी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी आपका इको का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे भी काम हो रहा है कि सर अगर इकोनॉमी एक्सपेंशनरी पे है, मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट है, देर इज अ हाई कैपिटल इनटू द इकोनॉमी, देर इज अ सफिशिएंट प्लेंटीफुल कैपिटल इनटू द इकोनॉमी। कैपिटल है, अगर इकोनॉमी में सर हाई कैपिटल है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली क्या होने वाला है, लो होने वाला है, तो कंपनी के लिए तो फायदा होगा। क्या लिखा है, कंपनीज मैनेजमेंट हैज इंडिकेटेड दैट गिवन फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, सर कैपिटल हाई है, इंटरेस्ट रेट लो है, इन्फ्लेशन लो है, इन्फ्लेशन लो है, बिकॉज एवरीथिंग इज गुड इनटू द इकोनॉमी, सब कुछ फेवरेबल है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए क्या होगा, लेस, बिकॉज कैपिटल इनफ है ना इकोनॉमी के अंदर में, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा कंपनी के लिए, लेस, क्योंकि दी कंपनी विल बी एबल टू रेज व्हाट, कैपिटल एट दी लोअर इंटरेस्ट रेट, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। They are seeking to issue new unsecured debt to retire the preferred shares at par value. Because since it is a given, it's a favorable market conditions, वो लोग का क्या प्लान है कि प्रेफर्ड स्टॉक जो हाई कॉस्ट पे रेस किए थे ना, उसको रिडीम कर देते हैं, बट क्या चीज से, बाय इशूइंग व्हाट, न्यू अनसिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड डेट नहीं, अनसिक्योर्ड डेट, पूरा डेट को अपने क्या करेंगे, एट लोअर इंटरेस्ट रेट पे उठा लेंगे, बिकॉज क्या, फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, एंड विल बी रिडीमिंग व्हाट, प्रेफर्ड स्टॉक एट पार वैल्यू। ये समझ में आया कि सर हायर इंटरेस्ट रेट हो सकता है, प्रेफर्ड स्टॉक का इंटरेस्ट रेट होगा से अराउंड 10-12%, और बोरा डेट का हो सकता है 8-9% पे ले लेंगे, एंड विल बी एबल टू इशू द डेट एंड विल बी रिटायरिंग व्हाट, प्रेफर्ड स्टॉक। बट यहाँ पे क्या अनसिक्योर्ड है, तो देखो, एक होता है सिक्योर्ड डेट, एक होता है अनसिक्योर्ड डेट। कंपनी अगर डेट इशू कर रहा है विच इज सिक्योर्ड, कोई कोलैटरल से अगर सिक्योर्ड करता है, एज ए इन्वेस्टर आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है ऑन सिक्योर्ड डेट, ऑब्वियसली इट विल बी लो, क्योंकि मेरे को पता है यार कि अगर कभी भी कंपनी लिक्विडेशन होता है कंपनी का, तो सर सबसे पहला पैसा किसको मिलता है, डेट, उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक, उसके बाद क्या, इक्विटी, और डेट में भी क्या, पहले सिक्योर्ड डेट या अनसिक्योर्ड, ऑब्वियसली जो सिक्योर्ड है, तो सबसे पहला सिक्योर्ड को मिलेगा। तो तुमको पता है यार अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो आपको पहले पैसा मिल जाएगा, बिकॉज आपका डेट क्या सिक्योर्ड है, तो फायदा, मतलब इट्स अ गुड फॉर यू। तो ऑब्वियसली मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी लो, बिकॉज लेस रिस्की है डेट कंपनी के लिए। बट अगर अनसिक्योर्ड डेट है तो ऑब्वियसली मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी व्हाट, हाई, मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी हाई, बिकॉज देयर इज नो कोलैटरल ना, द डेट इज नॉट एक्चुअली व्हाट, सिक्योर्ड, इज इट फाइन। तो अगर आपका रिक्वायर्ड रिटर्न लो, इसका मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी लो। अनसिक्योर्ड डेट है अगर, इसका मतलब क्या, योर रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी हाई, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। इज इट फाइन, लिख लें एक बार इस चीज को। सबसे पहला गिवन मार्केट फेवरेबल मार्केट कंडीशंस का नोट्स लिख लें। फेवरेबल मार्केट कंडीशंस का मतलब क्या, फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, ठीक है, इसके अंदर लिख रहा हूं प्लेंटीफुल कैपिटल, सर कैपिटल हाई है इकोनॉमी में, ठीक है, अगर कैपिटल हाई है तो क्या करूं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई या लो, ऑब्वियसली लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, लो, लो इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, लो फॉर द कंपनी, लो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम है, यस, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेंशन, लो इंटरेस्ट रेट की जगह मैं लिख सकता था एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यही लिख देता हूं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। हाँ, दिस इज फाइन। अनसिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट, obviously cost of capital will be what, high as compared to secured, right, cost of capital will be what, high। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जिबिट 15 प्रेजेंट्स ग्रेटास करंट कैपिटल स्ट्रक्चर, करंट कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी करंट सिनेरियो क्या है, एंड सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच कैपिटल टाइप, लेट्स चेक द डेटा। करंट कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल टाइप डेट, प्रेफर्ड इक्विटी, कॉमन इक्विटी,
कैपिटल स्ट्रक्चर 20% डेट है, 15% प्रेफर्ड स्टॉक है एंड 65% क्या कॉमन इक्विटी है। यानी क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या वेट्स है कि करंट डेट कितना रेज किया हुआ है कंपनी 20%, प्रेफर्ड इक्विटी 15%, कॉमन इक्विटी 65%। दैट इज दिस इज एक्चुअली व्हाट डब्ल्यू डी, डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू ई वेट्स। सिलेक्टेड कैपिटल टाइप इंफॉर्मेशन, लेट्स चेक डेट। सिंगल डेट इशू 7% कूपन रेट, कितना इंटरेस्ट रेट पे पे कर रहा है 7% कूपन रेट है। रिमेनिंग मेच्योरिटी ऑफ 7 ईयर्स, अभी कितना और मेच्योरिटी बचा हुआ है 7 ईयर्स। सेमी एनुअल पेमेंट है, 6 मंथ्स में पेमेंट हो रहा है। स्ट्रेट अनसिक्योर्ड डेट, स्ट्रेट और अनसिक्योर्ड डेट है। स्ट्रेट मतलब क्या हो गया, कन्वर्टेबल फीचर नहीं है। स्ट्रेट डेट का मतलब क्या हुआ, कन्वर्टेबल फीचर नहीं है। कन्वर्टेबल का मतलब ऑप्शंस एम्बेडेड लाइक कॉलेबल पुटेबल, वो सब नहीं है, स्ट्रेट डेट है। ट्रिपल बी क्रेडिट रेटिंग, अगेन लेवल 1 का ये सब सारा चीज तो स्ट्रेट मतलब सर कोई कॉलेबल फीचर नहीं है, पुटेबल फीचर नहीं है, प्लस क्रेडिट रेटिंग क्या ट्रिपल बी है। थिनली ट्रेडेड है, थिनली ट्रेडेड इसका मतलब क्या इलिक्विड है। थिनली ट्रेडेड मतलब क्या इलिक्विड है। देखो थिनली ट्रेडेड का मतलब क्या तो प्राइवेट डेट होगा, प्राइवेट डेट मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेट है, बट एक्चुअली दिस कंपनी इज एक्चुअली व्हाट पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखा था, देख लो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, बट एक्चुअली इट इज व्हाट थिनली, मतलब उतना लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। सो नो रियलाइबल वाईटीएम इज अवेलेबल, बोल रहा है रियलाइबल वाईटीएम अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा होता है कि यार अपने जो डेट है उसका वाईटीएम अवेलेबल नहीं होता है एज पर लेवल 1 का फिक्स इनकम का नॉलेज, अपने उसका वाईटीएम कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा मेथड यूज करके, अगर कोई को याद है तो। मैट्रिक्स प्राइसिंग याद है, लेवल 1 में करते थे मैट्रिक्स प्राइसिंग कि सर सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड ढूंढेंगे, एंड व्हेन वी से सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड कि सर क्रेडिट रेटिंग सेम हो मेच्योरिटी सेम हो, क्रेडिट रेटिंग सेम हो मेच्योरिटी सेम हो, अगर सेम नहीं हुआ तो सर मैट्रिक्स प्राइसिंग इंटरपोलेशन वगैरह करके विल बी एबल टू फाइंड आउट दी वाईटीएम, कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि स्ट्रेट अनसिक्योर्ड डेटा, ट्रिपल बी क्रेडिट रेटिंग एंड थिनली ट्रेडेड इशू है, नो रियलाइबल वाईटीएम इज अवेलेबल। Preferred equity 15%, that is the structure. Dividend rate of 7%. Currently redeemable at a par value of 1000 per share. बोलो जब रिडीम करेगा ना कंपनी कितना पे रिडीम करेगा 1000 पे पर शेयर, एंड डिविडेंड रेट क्या 7% है। ट्रेड ट्रेड्स फ्रीक्वेंटली, करंट शेयर प्राइस इज 980, शेयर प्राइस क्या 980 किसका प्रेफर्ड इक्विटी का। कैन बी फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी, क्या अपने रिक्वायर्ड रिटर्न या कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी कंप्यूट कर सकते हैं। यस वी कैन, बहुत इजी है। लेवल 1 का इक्विटी के अंदर में एक एलओएस होता था कि प्रेफर्ड इक्विटी का रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे कंप्यूट करोगे, व्हाट यूज्ड टू बी द फॉर्मूला, अगर कोई को याद है तो। रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू ए बाई आई, सॉरी ए बाई, यहाँ पे मैंने प्राइस, एक काम करता हूँ यहाँ पे प्राइस ले लेता हूँ, प्राइस 0 इज इक्वल टू ए बाई आई होता था, दिस यूज्ड टू बी द फॉर्मूला। ठीक है, प्राइस 980 इज गिवन, ए क्या है यहाँ पे डिविडेंड, डिविडेंड है, एंड डिविडेंड कितना होगा 7%, कहाँ गया 7% इंटू 1000 विच विल बी व्हाट 70 डिवाइडेड बाई व्हाट रिक्वायर्ड रिटर्न, और कॉस्ट ऑफ कैप, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी फॉर द कंपनी। therefore I will be what 70 divided by 980 into 100 which is 7.14285, मतलब 7.14% approximately 7.1414। is it fine? this is KP, अपना क्लास का नोटेशन का क्या KP। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी। ओके, कॉमन इक्विटी 65%, एक्टिवली ट्रेडेड ऑब्वियसली क्योंकि क्या है ये पब्लिकली लिमिटेड कंपनी है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट KM gathers information on four liquid semi-annual pay corporate bonds with a same triple B rating as Gretna shown in exhibit number 16। हो रहा है कि देखो यहाँ पे क्या बात किया था, थिनली ट्रेडेड है राइट, सो वाईटीएम अवेलेबल नहीं है तो मैट्रिक्स प्राइसिंग यूज कर सकते हैं, एंड वी हैव टू टेक सम पियर बॉन्ड्स, एंड वो पियर बॉन्ड क्या है 4 लिक्विड बॉन्ड है, लिक्विड एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या था थिनली ट्रेडेड है, इसका मतलब क्या इलिक्विड है। सोचो कोई कंपनी का बॉन्ड अगर लिक्विड होता है वर्सेस कोई दूसरे कंपनी का बॉन्ड इलिक्विड होता है, किसमें ज्यादा रिस्क है, ऑब्वियसली इलिक्विड में ज्यादा रिस्क है, थिनली ट्रेडेड में ज्यादा रिस्क है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए, लिक्विड बॉन्ड्स में या इलिक्विड में, ऑब्वियसली इलिक्विड के अंदर में, ऑब्वियसली इलिक्विड के अंदर में। इसका मतलब जब अपने यहाँ पे वाईटीएम कंप्यूट करेंगे दूसरे बॉन्ड्स का हेल्प लेके,
तो जो YTM आएगा वो क्या अपने अपना सब्जेक्ट कंपनी विच इज ग्रिटना का सेम YTM ले सकते हैं क्या? नो रीजन, इट इज थिनली ट्रेडेड ना। फॉर एग्जाम्पल अपने जब मैट्रिक्स प्राइसिंग यूज करके YTM फाइंड आउट करेंगे एंड आया मान लो 12% आया, तो क्या अपने सब्जेक्ट कंपनी का 12% मान ले? नहीं, इट शुड बी हायर। क्यों? क्योंकि अपना सब्जेक्ट कंपनी क्या है? थिनली ट्रेडेड है, राइट? तो थिनली ट्रेडेड है तो ऑब्वियसली, और यहाँ पे क्या लिक्विड है, तो लिक्विड के कंपेयर में थिनली ट्रेडेड का तो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी हायर बिकॉज इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी व्हाट हायर। ये समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी कि अगर कोई लिक्विड बॉन्ड्स है तो सर उससे मेरे को 12% चाहिए, वेर एज अगर कोई थिनली ट्रेडेड बॉन्ड है तो उससे हो सकता है मेरे को 13-14% चाहिएगा। इज इट फाइन? तो ये चीज समझने का, क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या वर्ड यूज किया, लिक्विड। सेमी एनुअल है, दैट इज फाइन, सेमी एनुअल है। कॉर्पोरेट बॉन्ड है विद द सेम ट्रिपल बी क्रेडिट रेटिंग, बहुत बढ़िया, ट्रिपल बी क्रेडिट रेटिंग है एज ग्रिडना शोन इन एग्जिबिट नंबर 16। तो एक बार ये पॉइंट को लिख लेते हैं जहां पे अपने एक नोट्स फॉर्म में चल रहा था। थिनली ट्रेडेड डेट है, ठीक है, या बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी विल बी व्हाट हाई, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा, हाई होगा। इज इट फाइन? ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो क्या दिया ये लोग, 4 बॉन्ड्स दिया, बॉन्ड 1 2 3 4 लिक्विड ट्रिपल बी रेटेड, तो ट्रिपल बी रेटेड है और अपना सब्जेक्ट कंपनी का बॉन्ड का लाइफ क्या था, रिमेनिंग मेच्योरिटी ऑफ 7 ईयर्स, 7 ईयर्स बचा हुआ है एंड कूपन रेट क्या 7% है। ओके, और अपने को सिमिलर कंपनी का दिया है 5 7 6 8, रिमेनिंग मेच्योरिटी देखो 4 4 8 एंड 8 दिया है, 7 ईयर्स का नहीं दिया है, तो मैट्रिक्स प्राइसिंग के थ्रू इंटरपोलेशन अपने यूज करेंगे वन, वी कैन फाइंड आउट। करेंट प्राइस दिया पर 100 ऑफ पार वैल्यू, अच्छा आज के दिन प्राइस दिया हुआ है ये तीनों का और पार वैल्यू क्या 100 है एंड कूपन रेट दिया हुआ है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो क्या अपने यहां से मैट्रिक्स प्राइसिंग या इंटरपोलेशन की हेल्प से क्या अपने फाइंड आउट कर ले क्या एक बार, YTM फाइंड आउट कर ले? बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए फाइंड आउट करते हैं। कैसे करना है देखना, मैट्रिक्स प्राइसिंग लगाएंगे यहाँ पे, अपना सब्जेक्ट कंपनी का बॉन्ड रेटिंग क्या है उसका, ट्रिपल बी, और मेच्योरिटी क्या है 7 ईयर्स, ठीक है, 7 ईयर्स। बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3 एंड बॉन्ड 4। अपने को YTM चाहिए, याद रखना, अपना सब्जेक्ट कंपनी का YTM आई नीड, मेरे को ये YTM फाइंड आउट करना है। तो बॉन्ड 1 का YTM फाइंड आउट कर सकते हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल, बिकॉज प्राइस है, मेच्योरिटी है, कूपन रेट है, और क्या चाहिए लाइफ में, सब कुछ डेटा तो है। क्या करना है आपको, 100 FV 99.5 PV नेगेटिव में, PMT क्या 5% ऑफ 100, इनफैक्ट 5% ऑफ 100 भी नहीं, सेमी एनुअल है, तो 5% ऑफ 100 5 आएगा, बट सेमी एनुअल है तो क्या 2.5। एन क्या 4, तो सर 4 ईयर्स का बट 6 6 मंथ्स में है दी सेमी एनुअल, तो एन क्या लेना है 8, सीपीटी क्या आई बाई वाई, जो आई बाई वाई आएगा वो 6 मंथ्स का आएगा, इंटू 2 करेगा तो फुल ईयर का आएगा। इज इट फाइन? तो बॉन्ड 1 का निकालेंगे, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3, बॉन्ड 4, ऐसे करके अपने चारों बॉन्ड का निकालने वाले हैं। एक काम करता हूँ मैं, बॉन्ड 1 का आपको जो मैंने बोला कैलकुलेटर में स्टेप्स वो एक बार लिख देता हूँ, बॉन्ड 2 3 4 में आप बेसिकली सेम तरीके से फॉलो करोगे, राइट? चलिए करते हैं। कैलसी FV 100, PV नेगेटिव 99.5, PMT, PMT क्या करूं, 5% ऑफ 100 50, 50 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, आई बाई वाई तो कंप्यूट करना है, एन, एन क्या लूं 4 इंटू 2 8, सीपीटी आई बाई वाई, कंप्यूट करो प्लीज, आई बाई वाई कंप्यूट करो, एन जो आएगा वो तो 6 मंथ्स के लिए आएगा, इंटू 2, तो यहाँ पे मेरा YTM आ जाएगा। इज इट फाइन? वैसे अपने चारों बॉन्ड का इस तरीके से करेंगे। क्लियर TVM कर लेना प्लीज। 100 FV 99.5 नेगेटिव PV 2.5 PMT 8 I by Y, सॉरी 8 N कंप्यूट I by Y, 2.569 आ रहा है इंटू 2, 5.139 मतलब 5.14%,
5.14% YTM। इज इट फाइन? डायरेक्टली YTM लिखा मैंने। बॉन्ड टू का सेम तरीके से करो, डेटा दिखा रहा हूं मैं। बॉन्ड टू का सेम तरीके से करो, और मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर पे कोई को मेरे साथ करना है तो साथ में कर सकते हो आप। सबसे पहला FV100 106.46 नेगेटिव PV 8N 4 ईयर है ना, 8N, एंड कूपन रेट क्या 3.5, 3.5 विल बी PMT, CPT I by Y 2.595 into 2 5.19%, 5.19, 5.19% बॉन्ड टू का। नेक्स्ट बॉन्ड थ्री का साथ में करते हैं। 100 FV और 100 ही करंट प्राइस है, तो 100 PV 16N क्योंकि 8 ईयर्स है, एंड 3 PMT कंप्यूट I by Y इंटू 2 6 ही आना क्योंकि बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, तो I by Y मतलब YTM और कूपन रेट क्या था, सेम आता, तो 6% इज दी YTM। बॉन्ड फोर का सिमिलरली 100 FV 112.42 नेगेटिव PV 8% मतलब क्या हो गया 4 PMT 16N CPT I by Y into 2, this is coming 6.02%, 6.02%, 6.02% YTM आ गया। अच्छा, मेच्योरिटी क्या था बॉन्ड्स का 4488, 4488, ठीक है। अब क्या करना है, अपना सब्जेक्ट बॉन्ड का मेच्योरिटी क्या 7 ईयर्स का, इज इट फाइन 7 ईयर्स का। तो एक काम करते हैं, 4 ईयर्स का वी हैव 2 यील्ड एंड 8 ईयर्स का 2 यील्ड है, तो उसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज ऑफ 4 ईयर YTM कुछ आएगा, एवरेज ऑफ 8 ईयर YTM कुछ आएगा, ठीक है। कितना आएगा करो, 5.14 प्लस 5.19 डिवाइडेड बाई 2, 5.14 प्लस 5.19 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज कमिंग 5.165, और इसका 6 प्लस 6.02 डिवाइडेड बाई 2, 6.01%, 6.01%, इज इट फाइन। एवरेज ऑफ 4 ईयर एंड एवरेज ऑफ 8 ईयर आ गया, परफेक्ट। अपने को निकालना क्या 7 ईयर का, ध्यान में रखना दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 8 ईयर और 4 ईयर के बॉन्ड के बीच का डिफरेंस कितना, 8 ईयर माइनस 4 ईयर के बीच का डिफरेंस कितना, माइनस 5.165, दिस इज कमिंग 0.845%। दिस इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स। क्यों, क्योंकि 8 ईयर माइनस 4 ईयर कर रहे हो, 4 ईयर तो 1 ईयर के लिए कितना, देयरफॉर 1 ईयर के लिए कितना 0.845 डिवाइडेड बाई व्हाट 4, कितना आएगा 0.21, अप्रोक्सीमेटली 0.21%। दिस इज फॉर 1 ईयर, दिस इज फॉर 1 ईयर, इज इट फाइन। नाउ अपना सब्जेक्ट कंपनी का बॉन्ड इज फॉर 7 ईयर्स ना, बॉन्ड तो 7 ईयर का है ना, तो 7 ईयर को आई कैन बाइफर्केट बिटवीन 4 ईयर एंड 3 ईयर, 4 ईयर एंड 3 ईयर। 4 ईयर का रेट अपने को पता है, एवरेज रेट निकाले थे ना 5.165, ये था ना 4 ईयर का, हाँ 5.165, 5.165%, एंड 3 ईयर का क्या, 1 ईयर का अगर 0.21 है तो 3 ईयर का 0.21% इंटू 3, which will be how much, 3 to the 6.63%, 0.63%। therefore 7 ईयर का YTM will be what, 5.165 plus 0.63%, कितना आएगा 5.165 plus 0.63, 5.795, 5.795%, 7 ईयर YTM। ये क्या अपने सब्जेक्ट कंपनी का बॉन्ड का YTM 5.795 होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो लिक्विड बॉन्ड्स यूज किए ना अपने, वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द लिक्विड बॉन्ड। अपना सब्जेक्ट कंपनी का बॉन्ड क्या है, थिनली ट्रेडेड है, इसका मतलब इस कंपनी का, ग्रिटना कंपनी का YTM क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 5.795, ठीक है। तो सब्जेक्ट कंपनी का बॉन्ड्स का YTM should be greater than what, 5.795%। रीजन, थिनली ट्रेडेड है, थिनली ट्रेडेड है। बताओ यहां तक कंफर्टेबल, यहां तक कंफर्टेबल।
चलिए आगे देखते हैं क्या है डेटा और यूजिंग दी CAPM एंड फार्मा फ्रेंच 5 फैक्टर मॉडल. CAPM क्या था? RF plus RM minus RF into beta, where we used to take only one factor and that factor used to be what? Market risk premium. मार्केट रिस्क होता था या इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी बोलते थे. RF plus RM minus RF into beta. RM minus RF क्या होता था? इक्विटी रिस्क प्रीमियम और मार्केट रिस्क प्रीमियम. बोला CAPM मॉडल यूज करोगे एंड क्या फार्मा फ्रेंच 5 फैक्टर मॉडल. 5 फैक्टर मॉडल में क्या होता था? एक होता था इक्विटी रिस्क प्रीमियम ERP. सेकंड होता है आपका SMB, स्मॉल कैप माइनस लार्ज कैप. स्मॉल कैप स्टॉक्स माइनस लार्ज कैप स्टॉक्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करेंगे. स्मॉल कैप स्टॉक्स माइनस लार्ज कैप स्टॉक्स. और क्या होता था? HML, हाई माइनस लो. हाई माइनस लो, हाई क्या होता था? BP रेशो, बुक टू प्राइस रेशो. बुक टू प्राइस रेशो. बुक टू प्राइस रेशो किसका हाई? वैल्यू स्टॉक्स या ग्रोथ स्टॉक्स? ऑब्वियसली वैल्यू स्टॉक्स का. वैल्यू स्टॉक्स का बुक टू प्राइस रेशियो विल बी व्हाट? हाई. 3 फैक्टर अपना हो गया यहाँ पे. कौन कौन सा? पहला मार्केट या इक्विटी. सेकंड क्या? SMB, स्मॉल कैप स्टॉक्स माइनस लार्ज कैप स्टॉक्स. थर्ड क्या? HML, हाई वैल्यू स्टॉक्स मतलब हाई BP रेशियो वर्सेस व्हाट? लो BP रेशियो HML. ठीक है. फोर्थ फैक्टर आएगा यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स माइनस अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स. कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स माइनस कंजर्वेटिव माइनस अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ये वाला चीज. ठीक है. फोर्थ फैक्टर इज कंजर्वेटिव माइनस अग्रेसिव. क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं आपको पढ़ाना. मेरा ऑब्जेक्टिव है जो अपने को आता है पहले उस चीज को यहाँ पे अपने समझ ली. जो नया करेंगे वो तो ऑब्वियसली करेंगे, मतलब टॉपिक के अंदर में कवर करने वाले हैं. यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन आइडिया दे रहा हूँ. ठीक है. ओके. एंड फिफ्थ फैक्टर इज रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी. रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी माइनस वीक प्रॉफिटेबिलिटी. रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी माइनस वीक प्रॉफिटेबिलिटी, RMW. रोबस्ट माइनस वीक प्रॉफिटेबिलिटी. 5 फैक्टर मॉडल फॉर्म ऑफ रेंज. नाउ KM estimates Gritna's cost of equity by regressing Gritna's excess return on the relevant risk factors using the most recent 60 months of return. क्या बोल रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालता है? रिग्रेशन. लेवल 1 में लीनियर रिग्रेशन, लेवल 2 में क्या? मल्टीपल रिग्रेशन. कि सर कोई भी जो आउटपुट है वो एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, काफी सारा फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड कर रहा है. मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं. सर एक जो सिंगल आउटकम है वो एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं डिपेंड कर रहा है. इनफैक्ट देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑन विच दैट आउटपुट एक्चुअली डिपेंड्स. वही बोल रहा है बाय रिग्रेसिंग एक्सेस रिटर्न जो कंप्यूट करेगा ऑन रेलिवेंट रिस्क फैक्टर्स. अलग अलग रिस्क फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है. यूजिंग द मोस्ट रिसेंट 60 मंथ्स ऑफ रिटर्न, लास्ट 5 इयर्स का डेटा से ये लोग एक्सेस रिटर्न फाइंड आउट किया. रिटर्न ऑन द मार्केट. फैक्टर बीटा फ्रॉम द CAPM. फैक्टर बीटा मतलब क्या हो गया कि सर SMB, स्मॉल माइनस बिग, उसका एक फैक्टर होगा, मतलब उसका एक बीटा होगा. HML उसका सेकंड फैक्टर होगा. मार्केट का एक फैक्टर होगा. उसके बाद रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी माइनस वीक प्रॉफिटेबिलिटी उसका एक फैक्टर होगा. कंजर्वेटिव माइनस अग्रेसिव का एक फैक्टर होगा. फैक्टर बीटा अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5. So your return is not only dependent on a single factor, on a single beta. It depends upon what? Multiple factors and multiple beta. बोला factor beta from CAPM and FF5 Pharma French factor 5 model along with her estimated factor risk premium are shown in exhibit number 17. तो तुमको सब कुछ कंप्यूट करके दे दिया नीचे. She decides to use the 20-year government benchmark rate of 2.1% as the risk-free proxy. देखो CAPM का फॉर्मूला क्या होता था? सबको पता ही है. तो RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. दैट यूज टू बी रिक्वायर्ड रिटर्न. ये RF क्या लेते थे अपने? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. लॉजिकली आंसर चाहिए. शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म. या हो सकता है कोई को पता ही नहीं होगा क्योंकि सम्स में दिया हुआ रहता था RF, बस ले लेते अपने 3% 4% ले लेते थे. इट विल बी लॉन्ग. RF विल बी लॉन्ग टर्म. क्यों सर? व्हाई नॉट शॉर्ट टर्म? देखो जनरली जब तुम इक्विटी वैल्यूएशन करता है शॉर्ट टर्म के लिए करता है क्या? 1 साल 2 साल 3 साल के लिए. और यू डू फॉर द लॉन्ग टर्म. यू फोरकास्ट द कैश फ्लोज फॉर द लॉन्ग टर्म. 5 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स का अपने कैश फ्लो लेते. ईयर 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 जिसका इक्विटी वैल्यूएशन किया हुआ लेवल 2 के अंदर में. इनफैक्ट लेवल 1 के अंदर में भी इक्विटी वैल्यूएशन यहाँ पे तो अपने पास लिमिटेड टाइम फ्रेम लेते हैं प्रैक्टिकली 4 इयर्स 5 इयर्स का, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा. बट रियल लाइफ में तो 10 इयर्स 15 इयर्स का कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करेंगे, राइट? 10 इयर्स 15 इयर्स का फॉरकास्ट करेंगे. तो इक्विटी वैल्यूएशन इज डन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. तो रिक्वायर्ड रिटर्न अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है तो RF थोड़ी तुम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकता है. यू हैव टू टेक व्हाट? लॉन्ग टर्म. यू हैव टू टेक व्हाट?
लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट फाइन? यहाँ पे वही बोल रहा है कि क्या, शी डिसाइड्स टू यूज अ 20-year गवर्नमेंट बेंचमार्क रेट एज 2.1% एज द रिस्क फ्री प्रॉक्सी। तो आरएफ क्या लिया ये लोग, लॉन्ग टर्म 2.1% आरएफ रिस्क फ्री रेट। नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये लोग फैक्टर बीटा दिया हुआ है, फैक्टर बीटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीएपीएम फैक्टर बीटा दिया हुआ है, रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है। रिस्क प्रीमियम यहाँ पे क्या हो गया, आरएम माइनस आरएफ, सीएपीएम में आरएम माइनस आरएफ, और फैक्टर बीटा हो गया बीटा। फार्मा फ्रेंच 5 फैक्टर मॉडल में आपको दिया हुआ है मार्केट ईआरपी, अगेन दिस इज अ रिस्क प्रीमियम ईआरपी, एमआरपी और इक्विटी रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। आरएम माइनस आरएफ दिया हुआ है, एसएमबी स्मॉल माइनस बिग दिया हुआ है, एचएमएल हाई माइनस लो दिया हुआ है, आरएमडब्ल्यू मतलब रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी माइनस वीक प्रॉफिटेबिलिटी का डिफरेंस दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इज इट फाइन? कंजर्वेटिव माइनस व्हाट, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स, एंड सबका बीटा दिया हुआ है, सबका बीटा दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या बोल रहा है पता है ये लोग इक्वेशन के अंदर में, फॉर्मा फ्रेंच में, आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ, मतलब क्या इक्विटी रिस्क प्रीमियम लिख दू, यस, इंटू बीटा वन, प्लस नेक्स्ट फैक्टर क्या, एस एम बी स्मॉल माइनस बिग इंटू बीटा टू, प्लस एच एम एल इंटू बीटा थ्री, प्लस आर एम डब्ल्यू रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी माइनस वीक प्रॉफिटेबिलिटी बीटा फोर, लास्ट में क्या सी एम ए इंटू बीटा फाइव। आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड रिटर्न मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड रिटर्न। बोलता है रिक्वायर्ड रिटर्न सिर्फ एक फैक्टर पे क्यों डिपेंडेंट है, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो ना, फॉर्मा फ्रेंच मॉडल। इज इट फाइन? तो यहाँ पे आपको आरएफ पता है 2.1, ईआरपी दिया हुआ है, बीटा वन दिया हुआ है, एसएमबी बीटा टू, एचएमएल बीटा थ्री, आरएमडब्ल्यू सीएमए बीटा फाइव, देखो एवरीथिंग इज गिवन। रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है एंड फैक्टर बीटा दिया हुआ है, वी कैन कैलकुलेट व्हाट रिक्वायर्ड रिटर्न, सीएपीएम या फॉर्मा फ्रेंच मॉडल से निकाल पाएंगे। Finally, KM also estimates Gritna's cost of equity using BYPRP approach. BYPRP क्या हुआ, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। अगेन लेवल वन के अंदर में था इक्विटी वैल्यूएशन। ये आरई निकालने का क्या क्या तरीका है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द आरई। सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा अपने कौन सा प्रैक्टिस करते थे, सीएपीएम मॉडल आरई निकालने का, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा। सेकंड मेथड यूज्ड टू बी बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। सर कोई कंपनी का अगर मेरे को रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना है तो एक काम करते हैं, अगर उसका बॉन्ड पब्लिकली ट्रेडेड है उसका यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं वाईटीएम, बट बॉन्ड में तो रिस्क कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, बिकॉज बॉन्ड गिव यू व्हाट फिक्स्ड कूपन एंड ऑल, वेयर एज इक्विटी इज मोर रिस्की। तो ऑब्वियसली बॉन्ड यील्ड कैनॉट बी माई रिक्वायर्ड रिटर्न, आई नीड सम रिस्क प्रीमियम एक्स्ट्रा, आई नीड सम क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, आई नीड डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम या डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम चाहिए मेरे को बॉन्ड के साथ, क्योंकि सर बॉन्ड तो क्या है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। रीजन रिस्क फ्री, वैसे तो कॉर्पोरेट में रिस्क फ्री नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव अ सर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग द कैश फ्लोज, बट इक्विटी में तो वो भी नहीं है। तो बोल रहा है कि ग्रेटनेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, BYRP अप्रोच, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, मतलब आपको लेना है YTM ऑफ द बॉन्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, एंड दैट रिस्क प्रीमियम इज व्हाट एक्चुअली सब्जेक्टिव। मेरे को लग रहा है मेरे को चाहिए 3%, आपको हो सकता है 4% चाहिए। इज इट फाइन? फॉर दिस एस्टिमेट शी यूजेस अ हिस्टोरिकल रिस्क प्रीमियम ऑफ 6.2। तो तुमको बोल रहा है कि क्या हिस्टोरिकल रिस्क प्रीमियम क्या है, 6.2 अर्न्ड बाय इक्विटी इन्वेस्टर्स रिलेटिव टू लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स। तो बोला हिस्टोरिकल रिस्क प्रीमियम इज एक्चुअली व्हाट 6.2%। देखो अब ये जो रिस्क प्रीमियम होता है, रिस्क प्रीमियम इज एक्चुअली व्हाट आरएम माइनस आरएफ, आरएम माइनस आरएफ। तो ये जो रिस्क प्रीमियम होता है ना, ये आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इधर यू कैन कैलकुलेट बेसिस ऑन हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल प्राइसेस, और यू कैन डू फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट। सर गिवन द करंट आरएफ, गिवन द करंट कंपनी का रिस्क, हाउ मच इज माय रिक्वायर्ड रिस्क प्रीमियम, और सर जो पास्ट में है वही ले लेते हैं, जो पास्ट में आरएफ माइनस आरएफ है, जो रिस्क प्रीमियम है वो ले लेते हैं। तो देयर कैन बी टू अप्रोचेस इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग द रिस्क प्रीमियम, इट कैन बी पास्ट और इट कैन बी व्हाट फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। एंड फॉरवर्ड तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में, मैक्रो फैक्टर्स, कंपनी का फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। नेक्स्ट, केएम रिपोर्ट्स बैक टू हर मैनेजर एंड हर एस्टिमेट्स ऑफ ग्रेटनेस कॉस्ट ऑफ डेट। बोल रहा है कि केएम क्या किया, अपना मैनेजर को रिपोर्ट किया कॉस्ट ऑफ डेट का, इक्विटी का, मतलब वो कैलकुलेशन वगैरह कर लिया होगा। केएम टेल्स हर मैनेजर दैट शी एस्टिमेटेड इट यूजिंग द हिस्टोरिकल अप्रोच, जो कि यहाँ पे बोला है। इलेक्टिंग टू यूज द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बिल रेट, क्या किया यहाँ पे, बोल रहा है कि रेदर देन लॉन्ग टर्म रेट क्या यूज कर लिया, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बिल रेट।
एंड शॉर्ट टर्म रेट्स आर लोअर एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म रेट्स। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म का रेट, सर मान लो 1 ईयर का रेट होगा बिल बिल से एट द रेट ऑफ 2%, लॉन्ग टर्म का रेट होगा अराउंड 4% 5%। तो ये तो गलती कर दी है यहाँ पे, बोला शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बिल रेट यूज किया। फिक्स इनकम अगेन लेवल 1, बिल नोट्स बॉन्ड्स। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपने करते थे बिल नोट्स बॉन्ड्स। बिल होता था शॉर्ट टर्म जनरली, नोट्स होता था मीडियम टर्म, बॉन्ड्स होता था क्या, लॉन्ग टर्म। बॉन्ड्स कैन बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो, बट मैं जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोग क्या किया यहाँ पे, आर एम माइनस आर एफ जब कंप्यूट किया ना, आर एम माइनस आर एफ, तो आर एफ क्या लिया ये लोग, शॉर्ट टर्म का ले लिया। शॉर्ट टर्म का रेट्स क्या होता है, कम होता है। क्यों सर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम कम होता है ना। अरे लॉन्ग टर्म गोइंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेवल 1 एलओएस नंबर ए, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या क्या फैक्टर्स अपने निकालते थे। एक होता था अपना आरएफ, रियल आरएफ, सेकंड होता था एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, थर्ड होता था डीएलएम बोलता था मैं क्लास में, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। जो बॉन्ड अगर लॉन्ग टर्म का है उसमें मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए, जो बॉन्ड शॉर्ट टर्म का है मेरे को उसमें कम रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म का बिल रेट है तो ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू व्हाट, लॉन्ग टर्म। एंड एन अरिथमेटिक मीन इन दी एस्टिमेशन। देखो क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये लोग जो आर एम माइनस आर एफ जो कैलकुलेट किया ना, आर एम माइनस आर एफ दो चीज किया इसके अंदर में। एक, सबसे पहला आर एफ शॉर्ट टर्म का लिया, गलती किया। शॉर्ट टर्म का कम लेगा तो आर एम माइनस आर एफ क्या आएगा, ज्यादा। अगर कोई चीज तुम कम माइनस करता है तो ओवरऑल वैल्यू व्हाट इंक्रीजेस ना। इसको मैं लिख देता हूँ, आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। इज इट फाइन। तो तुम ऑब्वियसली आर एम माइनस आर एफ मार्केट रिस्क प्रीमियम, आर एफ अगर कम लिया तो आर एम माइनस आर एफ क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ऑब्वियसली आर ई ज्यादा आएगा। सेकेंड, आर एम माइनस आर एफ जो कंप्यूट किया ना, तो मार्केट रिटर्न लिया। आर एम मतलब क्या होता था, मार्केट रिटर्न मतलब इंडेक्स का रिटर्न लिया होगा, इंडेक्स का। फॉर एग्जांपल ये कंपनी क्या स्मॉल कैप है तो हो सकता है सर स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न लिया, आर एम रिटर्न ऑन मार्केट, रिटर्न ऑन मार्केट। बोला अगर हिस्टोरिकल डेटा लिया ना तो हिस्टोरिकल डेटा जब तुम लेता है तो उसका एवरेज लेगा। अब वो एवरेज क्या हो सकता है, दैट एवरेज कैन बी अरिथमेटिक मीन, इट कैन बी जियोमेट्रिक मीन, एएम वर्सेस जीएम लेवल 1, अरिथमेटिक मीन वर्सेस ज्योमेट्रिक मीन लेवल 1 का क्यूएम में अपने करते थे। क्यूएम इनफैक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होता था 2023 का करिकुलम में, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1, अगर कोई को याद है तो पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 के अंदर में डिस्कशन होता था एएम वर्सेस जीएम। अगर मल्टीपल पीरियड्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सर क्या एएम विल बी मोर सुटेबल, एएम सॉरी जीएम विल बी मोर सुटेबल अगर मल्टीपल पीरियड्स है तो। वेयर एज अगर सिंगल पीरियड है तो एएम विल बी मोर सुटेबल, सिंगल पीरियड। और जीएम क्या होता था, मल्टी पीरियड, मल्टी पीरियड, राइट। ऑल्सो अपने कंक्लूड करते थे एएम इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, जीएम। एएम जो होगा जीएम से ज्यादा होगा या बराबर होगा, कम नहीं हो सकता। एएम यूज करते हैं सिंगल पीरियड, जीएम यूज करते हैं क्या, मल्टी पीरियड। ये लोग क्या बोल रहा है, क्या यूज किया यहाँ पे, एंड एन अरिथमेटिक मीन इन दी एस्टिमेशन, अरिथमेटिक मीन यूज किया है। तो अरिथमेटिक मीन यूज किया है इसका मतलब क्या, अगेन ओवर स्टेटेड है, रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा होगा ना अरिथमेटिक मीन। इज इट फाइन। अरिथमेटिक मीन तो अपने सिंगल पीरियड के लिए यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन अपने मल्टी पीरियड के लिए यूज करते हैं। ऑल्सो अरिथमेटिक मीन कंसिडर्स आउटलायर्स, आउटलायर्स को सर इक्वल वेट प्रोवाइड कर देता है अरिथमेटिक मीन। मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, जो मीन होगा अरिथमेटिक मीन वो तो सर इक्वल वेट्स असाइन करता है ना। तो कोई डेटा अगर आउटलायर है, एक्सट्रीम वैल्यूज है, एक्सट्रीम वैल्यूज स्क्यूनेस, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज है उसको क्या इक्वल वेट्स असाइन कर दिया होगा। अरिथमेटिक मीन में तो ये प्रॉब्लम है ही, अरिथमेटिक मीन में तो ये प्रॉब्लम है ही। वेयर एज ज्योमेट्रिक मीन कम वैल्यूज मतलब कम वेट्स असाइन करता है टू दी आउटलायर्स। अरिथमेटिक मीन क्या करता है, ज्यादा वेट्स असाइन कर देता है, इक्वल वेट्स असाइन कर देता है मतलब ज्यादा वेट्स असाइन कर देता है, राइट। उसके वजह से अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ज्यादा होगा। अल्टीमेटली अगर अरिथमेटिक मीन ज्यादा होगा, आर एम माइनस आर एफ ज्यादा आ रहा होगा तो आर ई क्या आएगा, ऑब्वियसली ज्यादा आने वाला। इज इट फाइन, समझ में आ रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम किया है ये बंदा एएम। परफेक्ट। तो ये था पूरा का पूरा अभी आपका, सिर्फ अभी अपने स्टडी किए, केस स्टडी जो पूरा डिस्कस किया अभी। अभी तो अपने क्वेश्चंस करेंगे, इनफैक्ट कुछ हद तक मैं आपको सॉल्व भी करवाया हूँ, बट एक एक चीज को अपने देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका रिव्यू लेंगे, मतलब उसका आंसर पढ़ेंगे, सो दैट आपको समझ में आएगा यार ये सब चीज तो कॉमन सेंस वाला चीज है। जो लास्ट आई थिंक मैंने 1 आवर अराउंड स्पेंड कर लिया होगा तो आपको लगेगा पढ़ के कि हाँ यार ये सब चीज तो अपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, एंड ये अपने पास तो बैकग्राउंड नॉलेज था, देयर इज नथिंग न्यू विच वी आर स्टडिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोला ये लोग। नॉलेज चेक, identify two characteristics of Gritna's business model that might cause the firm to have relatively high cost of capital.
बोला कि दो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बताओ जिसके वजह से कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, हाई। और अपने तो इतना सारा पॉइंटर्स लिख लिया अपना बैकग्राउंड नॉलेज से, याद है ना, इतना कुछ लिखे बिजनेस मॉडल से। इज इट फाइन? तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्या क्या लिए थे, एक सबसे पहला रेवेन्यू अर्निंग्स। यार कंपनी का जो रेवेन्यू अर्निंग्स क्या वोलेटाइल है, साइक्लिकल है, तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। या साइक्लिकल इंडस्ट्री, एक ही बात है। हाई फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज, तो सर ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। ऑल्सो एक चीज और यहाँ पे, एक चीज मैं यहाँ पे लिया नहीं पॉइंट, देखो कंपनी क्या बोल रहा था, प्रेफर्ड स्टॉक को रिडीम करके क्या करेगा, अनसिक्योर्ड डेट इशू करेगा। अनसिक्योर्ड डेट इशू करेगा, इसका मतलब एक बार जाते हैं क्वेश्चन में वापस से, मतलब वहां पे, हाँ, प्रेफर्ड इक्विटी 15% हट जाएगा। 15 विल मर्ज टू व्हाट, डेट। डेट कितना हो जाएगा, 35%। इसका मतलब कंपनी विल बिकम मोर रिस्की, मतलब हाई फाइनेंशियल लेवरेज। इज इट फाइन? क्योंकि 15% को रिडीम कर देगा ना कंपनी, एंड डेट इशू करेगा अनसिक्योर्ड डेट, तो 15% विल, दिस 15% विल मर्ज टू व्हाट, डेट। तो डेट कितना हो जाएगा, 35। इक्विटी क्या हो जाएगा, 65। कंपनी विल बिकम व्हाट, मोर फाइनेंशियल लेवरेज। इसका मतलब लिखो, हाई फाइनेंशियल लेवरेज अगर हो गया, कंपनी और रिस्की हो गया, तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा, हाई या लो, हाई। और आपका रिक्वायर्ड रिटर्न हाई, इसका मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर में मैंने टिक किया। इज इट फाइन? ओके। चलिए, हाँ, अपने यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल में आपने क्या क्या बोले, हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, रेवेन्यू अर्निंग्स है, एसेट, एसेट्स, सर टेंजिबल एसेट्स है, लिक्विड। बट यहाँ पे तो क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर होगा। यहाँ पे सिर्फ हाई बोला था क्या, रिलेटिवली हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ। तो यहाँ पे अपने बात कर लिए कि हायर फिक्स्ड कॉस्ट है, रेवेन्यू अर्निंग्स क्या वोलेटाइल है, उसके वजह से क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। ये दो पॉइंट अपने को मिल गया। साइक्लिकल इंडस्ट्री तो है, साइक्लिकल इंडस्ट्री, इनफैक्ट 3 पॉइंट मिल गया, हाई फिक्स्ड कॉस्ट, साइक्लिकल इंडस्ट्री एंड रेवेन्यू अर्निंग्स। और कुछ? परफेक्ट। फाइनेंशियल लेवरेज भी ले सकते हैं वैसे, देखते हैं ये लोग क्या लिखा है। अब एक बार ये लोग का रीड कर रहा हूँ आंसर। वन कैरेक्टरिस्टिक वुड बी रिलेटिवली हाई वोलेटिलिटी इन रेवेन्यू अर्निंग्स, जो आपने डिस्कस किया, गिवन द साइक्लिकल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इन विच ग्रेटर्स ऑपरेट, such firms likely to have higher cost of capital than firms with low volatility revenue and earnings. Another factor could be relative illiquidity of the firm assets. Illiquidity of the firm assets, all else equal, firms with asset base comprises relatively lower proportion of liquid assets are more likely to have higher cost of capital. क्या बोल रहा है, कंपनी का अगर एसेट्स अगर लिक्विड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, लो। बट अगर इलिक्विड होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। तो इसका मतलब ये लोग क्या मान रहा है यहाँ पे, ये लोग क्या मान रहा है कि यहाँ पे ये लोग जो एसेट्स लिया था, क्या एसेट्स का नाम बोला था ना, एसेट्स कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ इन्वेंट्री एंड पीपी, दैट इज एक्चुअली व्हाट, टेंजिबल तो है बट क्या इलिक्विड है, टेंजिबल तो है बट क्या इलिक्विड है। तो ये लोग ये मान रहा है, तो उसके हिसाब से बोला कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। यही लिखा है लोग। अनदर फैक्टर वुड बी द रिलेटिव इलिक्विडिटी ऑफ द फर्म एसेट्स। इनफैक्ट यहाँ पे अपने पॉइंटर्स तो लिख ही लिए थे, एसेट अगर टेंजिबल है तो लो, इल लिक्विड है तो क्या लो, बट अगर उल्टा हो गया, इनटेंजिबल हो गया एंड इलिक्विड हो गया, तो ऑब्वियसली क्या हाई होगा। इनफैक्ट अगर टेंजिबल है बट इलिक्विड है, टेंजिबल है बट इलिक्विड है, देन ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। लिख दूं ये वाला पॉइंट कि एसेट्स अगर मान लीजिए सर टेंजिबल है बट इलिक्विड है, बट इलिक्विड है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई। जो भी पॉइंटर्स मिल रहा है उसको बस यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट। अ थर्ड फैक्टर कुड बी ग्रेटनेस करेंटली ऑपरेटिंग विद हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, बात हो चुका, हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ माइट KM estimate, how might KM estimate a current cost of debt given current capital structure, what is greatness current cost of debt, वो तो अपने कंप्यूट कर चुके ऑलरेडी। देख लेते हैं ये लोग का क्या आ रहा है, ये लोग का क्या आ रहा है, फाइनली चेक कर लेते हैं। 5.8% आ रहा, अपना कितना आ रहा था, आप लोग ने भी आई होप कॉपी किया होगा, मतलब कॉपी किया होगा मतलब कैलकुलेट किया होगा, ये रहा 5.795, मतलब 5.8%। बट इस कंपनी के लिए क्या, वाईटीएम विल बी व्हाट, हाई, ठीक है। 5.8% अपना भी आ चुका, ये लोग भी पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बना के कैलकुलेट किया। क्या लिखा, हाउ एवर गिवन दिस वाईटीएम वाज डिराइव फ्रॉम मोर लिक्विड बॉन्ड्स देन ग्रिटनस थिनली ट्रेडेड बॉन्ड, ग्रिटनस डेट वुड बी likely to have higher slightly YTM to compensate investors for what, liquid risk. Is it fine?
थिनली ट्रेडेड है तो ऑब्वियसली मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए, 5.8 से ज्यादा चाहिए, वही कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रिटनास करंट कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी? ये भी अपने कंप्यूट कर लिए थे, यहीं पे किए थे ना। ये रहा 7.14%, 7.14%, ये रहा 7.14%। इज इट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ माइट केएम एस्टिमेट ग्रिटनास कॉस्ट ऑफ डेट शुड मैनेजमेंट एग्जीक्यूट इट्स प्लान टू रिडीम इट्स प्रेफर्ड इक्विटी? क्या बोल रहा है? हाउ माइट केएम एस्टिमेट ग्रिटनास कॉस्ट ऑफ डेट शुड मैनेजमेंट एग्जीक्यूट इट्स प्लान टू रिडीम इट्स प्रेफर्ड इक्विटी। बोल रहा है देखो, प्रेफर्ड इक्विटी रिडीम करेगा एंड प्रेफर्ड इक्विटी का रेट कितना था? 7.14। बट कंपनी का वाईटीएम अभी अगर मान लो लिक्विड है, कितना? 5.8%। 5.8% पे अगर डेट इशू करता है, जो कि होगा नहीं बिकॉज थिनली ट्रेडेड है ना, तो 5.8% से तो ज्यादा ही होगा। मान लो मन से मान लेता हूँ से 6.5%, 6.5% पे इशू होने वाला, बिकॉज अपना जो सब्जेक्ट कंपनी है विच इज ग्रेटना, उसका बॉन्ड क्या थिनली ट्रेडेड है, तो सर कोई भी 5.8% पे तो लेगा नहीं, मतलब 5.8% पे तो पैसा ये लोग रेज नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है इसको 6.2 6.5% पे करना पड़ेगा, बट स्टिल इट विल बी लोअर देन व्हाट? 7.14%। 7.14% से तो कम होगा ही होगा। इज इट फाइन? 7.14 से कम तो हो गई, बट 5.8% से क्या होगा ज्यादा, बिकॉज इट इज व्हाट? थिनली ट्रेडेड। वही बोल रहा है। हाउ माइट केएम एस्टिमेट ग्रिटनास कॉस्ट ऑफ डेट शुड मैनेजमेंट एग्जीक्यूट इट्स प्लान टू रिडीम इट्स प्रेफर्ड इक्विटी? क्या लिखा है? करेंटली डेट एंड प्रेफर्ड इक्विटी रिप्रेजेंट 35%, 20% डेट था, 15% क्या था? अपना प्रेफर्ड इक्विटी था। फिर अपने बात किए थे सर 20 जो 15% प्रेफर्ड इक्विटी है वो डेट में मर्ज हो जाएगा, तो कंपनी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर कंपनी ज्यादा रिस्की हो गया, ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज हो गया, तो इन्वेस्टर्स 5.8% में नहीं मानेंगे, दे नीड 6.5%, बट स्टिल इट विल बी लोअर देन व्हाट? प्रेफर्ड इक्विटी। देखते क्या लिखा है? इफ ग्रेटनास मैनेजमेंट फॉलोज through with its plan to issue new debt to redeem its preferred equity, the company new capital structure would be 35% debt and 65% equity. A starting point of KM to estimate the new cost of debt would be to look at the current estimated cost of debt 5.8 and current cost of equity 7.14. Given that debt holders have higher claim on the assets, obviously पहले जब भी लिक्विडेशन होता है कंपनी का, डेट होल्डर्स, फिर प्रेफर्ड, फिर इक्विटी, the additional debt would likely to have higher cost than the current estimated cost debt of 5.8 but lower than 7.14. Is it fine? I hope सारा चीज आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अपने सारा डिस्कस कर लिया अपने लैंग्वेज के अंदर में, रेदर देन पूरा अपने रीड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मार्केट कंडीशंस that would lead Gritna's management team to reach its conclusion about the timing of issue of, क्या बोला? about the timing of issuing the new debt. तो टाइमिंग तो अच्छा ही है कंपनी का, बोला कि टाइमिंग के बारे में कंक्लूड करो। टाइमिंग के बारे में अपने बात कर लिए थे ऑलरेडी, फेवरेबल मार्केट कंडीशंस है, याद रखना, कहीं लिखा था, कहीं लिखा हुआ था ना, आई थिंक फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, कहीं पे तो था, हाँ ये रहा। इन रिसेंट फाइनेंशियल फाइलिंग्स ग्रिटनास मैनेजमेंट हैज इंडिकेटेड दैट गिवन फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, तो गिवन फेवरेबल मार्केट कंडीशंस का मतलब क्या था? अपने लिखे थे सर प्लेंटीफुल कैपिटल है, इन्फ्लेशन लो है, लोअर इंटरेस्ट रेट है, तो बढ़िया हो जाएगा कंपनी के लिए, कंपनी विल बी एबल टू रेज द डेट एट अ लोअर रेट, बट अनसिक्योर्ड है, ये चीज याद रखना, अनसिक्योर्ड है, तो टाइमिंग इज फाइन फॉर द कंपनी, टाइमिंग इज फाइन। देखते हैं क्या लिखा है लोग, फेवरेबल मार्केट कंडीशंस फॉर इशूइंग द न्यू डेट would be relatively low risk free rate and relatively tighter credit spread, lower interest rates, lower interest rates, ठीक है। अब हो रहा है इंटरेस्ट रेट का सर दो कंपोनेंट हो सकता है, एक होता है आरएफ, एक होता है क्रेडिट स्प्रेड, कि कितना स्प्रेड आपको चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क। अगर फेवरेबल मार्केट कंडीशंस है तो आरएफ लोअर होगा, क्रेडिट स्प्रेड क्या होगा? टाइटर या वाइडर, टाइटर या वाइडर, तो टाइटर मतलब क्या हो गया? नैरो। अगर मार्केट कंडीशंस अच्छा है तो आपको क्रेडिट स्प्रेड एज ए इन्वेस्टर कम चाहिए या ज्यादा? कम चाहिए। बट अगर मार्केट कंडीशंस खराब है तो आपको रिस्क ज्यादा है, तो क्रेडिट स्प्रेड क्या चाहिए? ज्यादा। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा? ज्यादा। तो अगर टाइटर और नैरो है, इसका मतलब क्या? फेवरेबल मार्केट है, फेवरेबल मार्केट है, यू आर ओके विथ टाइटर क्रेडिट स्प्रेड। बट अगर रिसेशनरी मार्केट है, मार्केट का सिचुएशन खराब है, अनफेवरेबल मार्केट है, तो वहां पे क्या? मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी व्हाट? हाई। कोई ये मत सोचना कि रिसेशनरी मार्केट है तो मेरे को कम रिटर्न चाहिए क्योंकि मार्केट में रिटर्न कम मिलेगा, नहीं, उल्टा सोचो, अरे मार्केट का हालत खराब है, राइट,
तो ऑब्वियसली अगर हालत खराब है मतलब रिस्क हाई है, इसका मतलब क्या, आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, क्रेडिट स्प्रेड यू वांट हायर। इज इट फाइन? तो वही बोला, मार्केट का कंडीशंस ठीक है तो आरएफ कम होगा एंड रिलेटिवली व्हाट, टाइटर क्रेडिट स्प्रेड। सच कंडीशंस वुड लाइकली टू रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ डेट फॉर ग्रिड। बात हो चुका कि फेवरेबल मार्केट कंडीशंस है तो ये लोग को तो डेट इशू करना चाहिए। एट द करंट प्राइस ऑफ 980, किसका था, प्रेफर्ड स्टॉक का प्राइस था 980, रिडेम्पशन किस पे करेगा ये लोग, 1000 पे। द प्रेफर्ड इज ट्रेडिंग एट स्लाइटली डिस्काउंट टू पार, ऑब्वियसली 1000 का पार वैल्यू है, एंड ट्रेड किस पे कर रहा है, 980 पे। द फैक्ट दैट मैनेजमेंट बिलीव्स current market conditions to issue the debt are favorable, even when the company would have to redeem preferred equity at par value, which is slightly premium, suggests that risk-free rate is relatively low and credit spread are relatively tight. मतलब कि सर अगर कंपनी को डेट इशू करना है एंड प्रेफर्ड स्टॉक को रिडेम्पशन कर दिया पार वैल्यू, देन ऑल्सो इट इज फाइन। 980 पे ट्रेड कर रहा है, रिडेम्पशन किस पे करना होगा, 1000। बोला कंपनी के लिए वो भी फेवरेबल सिचुएशन है, क्यों, क्योंकि कंपनी का मतलब ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा है अभी, फेवरेबल सिनेरियो, मतलब दे विल बी एबल टू इशू, दे विल बी एबल टू रेज डेट एट अ लोअर रेट एज कंपेयर टू व्हाट, प्रेफर्ड इक्विटी। बोला बेटर है उसको 1000 में रिडीम कर दो, विच इज 7.14%, और डेट रेज कर लो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what actions could Gretna's management team take to further lower the cost of issue the new debt? देखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फ्रेश टेबल बना रहा हूं, ठीक है, हायर लोअर, मेरे को आपसे आंसर चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे केडी है सर, केडी है, ठीक है। बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, वापस से रीड कर रहा हूँ, व्हाट एक्शंस कुड ग्रेटा मैनेजमेंट टीम टू टेक फर्दर लोअर द कॉस्ट ऑफ इशूइंग द न्यू डेट। बोला केडी कैसे कम कर सकता है, 5.8 से ज्यादा होगा, बट क्या था, अनसिक्योर्ड। अगर ये लोग सिक्योर डेट इशू कर दे, काम बन जाएगा। सिक्योर डेट मतलब जो डेट इशू कर रहा है उसके अगेंस्ट में कोई कोलैटरल रख दे तो कंपनी का केडी विल बी लोअर, बिकॉज इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी लोअर। अगर डेट सिक्योर्ड है, यू नो दैट जो डेट इशू कर रहा कंपनी वो क्या सेफ है, तो ऑब्वियसली क्या सिक्योर डेट है, तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी लोअर। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न लोअर, मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, लोअर। परफेक्ट, सिक्योर डेट है तो। नेक्स्ट, ठीक से सुनना इस बार, हाँ। डेट के अंदर में एम्बेडेड ऑप्शंस अगर ले आए तो, डेट विथ ऑप्शंस, ठीक है, डेट विथ ऑप्शंस, इसका मतलब अगर कॉलेबल बॉन्ड इशू कर दिया कंपनी तो बताना, कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड क्या होता था कि अगर कंपनी के पास राइट होता है कॉलेबल बॉन्ड में, कंपनी हैज अ राइट टू कॉल दी बॉन्ड, एंड कंपनी कब कॉल करता है कॉलेबल बॉन्ड, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर जाता है कि आपका जो बॉन्ड है वो सेट 10% पे था, कंपनी आपको रिडीम कर देगा 10% पे, और अगर करंट मार्केट रेट अगर 7-8% हो गया, कंपनी विल फ्रेश इशू एट 7-8%। इसका मतलब रिस्क किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर या कंपनी, इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को सर रिडेम्पशन मिल जाएगा कॉलेबल बॉन्ड में, उसको पैसा मिल जाएगा एंड वो पैसा को उसको लोअर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब इट्स अ रिस्की फॉर द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जो चीज रिस्की होता है वहां पे इन्वेस्टर को क्या चाहिए, हायर रिटर्न। और इन्वेस्टर का हायर रिटर्न मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, हाई, तो कॉलेबल बॉन्ड में द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू विल बी हाई। इज इट फाइन? अगर कंपनी पुटेबल बॉन्ड इशू करता है तो, पुटेबल बॉन्ड के अंदर में क्या, इन्वेस्टर के पास राइट होता है टू पुट दी बॉन्ड, एंड इन्वेस्टर कब पुट करता है बॉन्ड, कब सेल करता है बॉन्ड को, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, मतलब आपको कंपनी दे रहा है 7-8%, मार्केट में रेट हो गया 10%, आप जाके कंपनी को पुट कर देते हो बॉन्ड, कंपनी को बेच देते हो, एंड पैसा जो आता है 7-8% वाला उसको 10% पे इन्वेस्ट करते हो, तो सर यहाँ पे पुटेबल बॉन्ड में इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क क्या है, कम है, एंड अगर रिस्क कम है तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा, कम। मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न कम मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, लो, लोअर। इज इट फाइन? अगर सर कन्वर्टेबल फीचर हो गया तो, डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, किसके पास राइट है डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का, कंपनी या इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, एंड जो चीज में आपके पास राइट रहता है वहां पे सर वी कैन टेक व्हाट, लोअर रिटर्न। अगर मेरे पास राइट है तो सर ऑब्वियसली अपने लोअर रिटर्न से भी खुश है, बट अगर कंपनी के पास राइट है तो सर ऑब्वियसली मेरा रिस्क बढ़ जाता है, देयर आई नीड व्हाट, हायर रिटर्न। तो कन्वर्टेबल फीचर में मेरा क्या, रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी व्हाट, लोअर, इसका मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी व्हाट, लोअर। चीज समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे?
अब यही सब चीज स्क्वाइजर या कोर में ये लोग पूरा समझाया हुआ है, बट यहाँ पे क्या आपको जरूरत है? अरे कॉलेबल बॉन्ड पुटेबल बॉन्ड का नॉलेज तो सबको ही को है, फिक्स इनकम में है, कॉलेबल बॉन्ड पुटेबल बॉन्ड लेवल 2 के अंदर में पूरा एक चैप्टर है, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इमिडिएट बॉन्ड, राइट? प्लस लेवल 1 में भी अपने जानते हैं कॉलेबल बॉन्ड पुटेबल बॉन्ड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सबको है। तो कॉलेबल बॉन्ड कंपनी के पास राइट रहता है, पुटेबल बॉन्ड कन्वर्टेबल फीचर इन्वेस्टर के पास राइट रहता है। जहां पे आपके पास राइट है एज ए इन्वेस्टर, आपका लोअर रिटर्न से काम चल जाएगा, बट अगर कंपनी के पास राइट है, वहां पे क्या चाहिए आपको? हाई रिटर्न चाहिए, बिकॉज कंपनी के पास राइट है, इसका मतलब क्या? रिस्की है। इज इट फाइन? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बोला था? व्हाट एक्शंस कुड ग्रेटनेस मैनेजमेंट टीम टू टेक लोअर द कॉस्ट ऑफ इशू द न्यू डेट? तो लोअर कैसे कर सकता है कि सर अगर डेट सिक्योर डेट इशू कर दे, पुटेबल फीचर डाल दे, कन्वर्टेबल फीचर डाल दे, इज इट फाइन? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। देखते हैं एक बार क्या लिखा है लोग। इशूइंग सिक्योर डेट secured by some of its property, plant and equipment, issuing the debt with put option, issuing the debt with conversion feature. Perfect. Next, question number 7. What is Gritna's cost of common equity using the CAPM FF5 model and BYRP model? ठीक है, तो अपने को CAPM FF5 एंड बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क मॉडल से कंप्यूट करना है रिक्वायर्ड रिटर्न। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का लेट्स फाइंड आउट CAPM मॉडल। सबसे पहला RE is equal to RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, राइट? ये अपने पास डेटा दिया हुआ था, ये रहा। RF ऊपर में दिया हुआ था ना, कहीं पे एक पैराग्राफ में था, ये रहा 2.1 प्लस RM माइनस RF, इट इज डायरेक्टली गिवन, रिस्क प्रीमियम 5.5 इंटू बीटा, बीटा क्या? 0.91, RE निकल जाएगा। तो 5.5 इंटू 0.91 प्लस 2.1, 7.15, 7.105%। नेक्स्ट, FF5 मॉडल, ठीक है, मैं डायरेक्टली करूंगा प्लीज। हाँ, आरी सर, आरी कैसे करेंगे? RF बाद में ऐड करते हैं। क्या करना है आपको? दिस रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा, दिस रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा प्लस दिस रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा प्लस 3.1 नेगेटिव 0.19 से मल्टीप्लाई, 3.7 इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई, सारा चीज ऐड हो जाएगा, एक चीज ऑब्वियसली माइनस होगा, प्लस RF करना आपको। मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं 5.5 इंटू 0.95 प्लस 1.8 इंटू 0.45 प्लस 3.9 इंटू 0.14 प्लस 3.1 इंटू 0.19 नेगेटिव प्लस 3.7 इंटू 0.3 प्लस 7.102 प्लस RF 2.1 9.2 9.202% RF। थर्ड क्या था? बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, RE इज इक्वल टू बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। बॉन्ड यील्ड अपने ऑलरेडी कंप्यूट किए हुए थे, 5.8% था, अगर याद है तो आपको 5.779 ऐसा कुछ आ रहा था, तो वही ले लेता हूं मैं। एक काम करते हैं, ताकि कोई को बाद में ये नहीं लगे कि 5.8% कहाँ से ले लिया आपने। अपना कितना आ रहा था? 5.795%, राइट? 5.795% प्लस रिस्क प्रीमियम, प्लस रिस्क प्रीमियम। अरे ये तो क्वेश्चन में चला गया। रिस्क प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ था ना, ये लोग कहीं पे रिस्क प्रीमियम कहीं पे दिया था, अराउंड 6% कुछ था, ये रहा। हाँ ये रहा हिस्टोरिकल रिस्क प्रीमियम, ये रहा 6.2%, 6.2%। कितना आएगा? 5.795 प्लस 6.2, 11.995%, 11.995%। इज इट फाइन? तो CAPM के हिसाब से 7.105, FF5 के हिसाब से 9.2 एंड बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम के हिसाब से 11.995%। चलिए एक बार क्वेश्चन में जाते हैं। ये कंप्यूट बोला था, यही बोला था कंप्यूट करने। 7.11, 9.22 अपना आ रहा था, 9.2 एंड 12%, ठीक है।
फिर क्या बोल रहा है, explain why given the data from panel A of exhibit number 17 the CAPM estimate of Gretna's cost of common equity might not be a reasonable estimate। बोला जो CAPM के हिसाब से निकाले हो ना आप 7.105, ये रीजनेबल क्यों नहीं है। देखो CAPM के हिसाब से आपने 7.105 निकाला है, FF5 के हिसाब से 9.2 निकाला है, एंड बॉन्डेड प्लस रिस्क प्रीमियम के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 12% निकाल रहा है। बोला CAPM क्यों रीजनेबल नहीं है। आरई का तो आपने 3 तरीके से निकालना है, एंड आरई का ऑल दिस 3 रेट्स आर डिफरेंट। 7.105 क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको याद है जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न कितना था, प्रेफरेंस शेयर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न 7.14%। सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रिटर्न किसका होता है, बॉन्ड का, प्रेफरेंस शेयर्स का, या इक्विटी का। ऑब्वियसली इक्विटी का, नो डाउट, बिकॉज दे आर टेकिंग द हायर रिस्क। तो 7.14 अगर प्रेफरेंस शेयर्स का है, हाउ कैन वी टेक लोअर देन दैट। सीएपीएम तो लोअर देन दैट आ रहा है ना, 7.105 आ रहा है। इसको समझो, ये लोग पूछ रहे हैं सीएपीएम के हिसाब से व्हाई इट इज नॉट अ रीजनेबल एस्टीमेट। इट इज नॉट अ रीजनेबल एस्टीमेट रीजन इक्विटी होल्डर्स आर टेकिंग मोर रिस्क, हाउ कैन वी गिव देम द लोअर रिटर्न एज कंपेयर टू व्हाट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का 7.14 है, whereas सीएपीएम कितना बोल रहा है 7.105। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एक्सेप्ट सीएपीएम। ये सीएपीएम का अपने 7.105 नहीं ले सकता है। वही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि रीजनेबल एस्टिमेट क्यों नहीं है। Explain why given the data from panel A of exhibit number 17, CAPM estimate of Gretna's cost of common equity may not be a reasonable estimate। ठीक है। Next, explain why KM estimate for the ERP might be relatively high or low। अच्छा, इक्विटी रिस्क प्रीमियम बोल रहा हाई या लो होगा गिवन हर टू चॉइसेस इन द एस्टिमेशन। ऑलरेडी बात कर चुके अपने, क्या क्या सर, अरिथमेटिक मीन लिया था, ये क्या लिखे, अरिथमेटिक मीन लिया था, और एक और चीज क्या किया था, आरएफ। हाँ, आरएफ शॉर्ट टर्म का लिया था, आरएफ शॉर्ट टर्म का लिया था, ये रहा। हाँ, आरएफ का शॉर्ट टर्म का लिया था एंड अरिथमेटिक मीन लिया था, तो उसके वजह से ऑब्वियसली इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या आएगा, ज्यादा नहीं है। वही पूछ रहा आपसे, देख लो। एक्सप्लेन वाई केएम्स एस्टीमेट ऑफ द ईआरपी माइट बी रिलेटिवली हाई और लो। पूरा हाई होगा या लो, गिवन हर टू चॉइसेस इन द एस्टिमेशन। तो दो चॉइस का क्या था, एक आरएफ लोअर ले लिया था, बिल ले लिया था। आरएफ अगर कम होगा तो आरएम माइनस आरएफ विल बी हायर। ऑल्सो अरिथमेटिक मीन लिया था। आरएम माइनस आरएफ कैसे कैलकुलेट किया था, अरिथमेटिक मीन। एंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन व्हाट, ज्योमेट्रिक। ऑब्वियसली अगर आप सिंगल पीरियड के लिए यूज कर रहे हो देन अरिथमेटिक इज फाइन, बट इफ यू आर कंप्यूटिंग फॉर मल्टीपल पीरियड यू शुड कंप्यूट व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एक बार रीड करें क्या बोल रहे हैं लोग। टू ऑफ द फोर की assumptions an analyst must make in estimating the ERP using historical approach are which proxy to use for the RF। RF के लिए कौन सा proxy यूज करे, बिल यूज करे, बॉन्ड यूज करे, which mean measure to use, arithmetic mean यूज करे या geometric mean यूज करे। KM estimated the ERP using the short term and arithmetic mean, दोनों जगह शॉर्ट टर्म ये arithmetic mean यूज किया है। assuming a typical normal yield curve for most of the estimation period, normal yield curve चलिए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। नॉर्मल यील्ड कर्व का मतलब क्या, देखो यील्ड कर्व का क्या क्या शेप हो सकता है, इट कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग, इट कैन बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट कैन बी व्हाट, फ्लैट यील्ड कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, और फ्लैट हो सकता है। नॉर्मल इन्वायरमेंट में, नॉर्मल इन्वायरमेंट में अपने को क्या लगता है, यील्ड कर्व क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड, फ्लैट या अपवर्ड। ऑब्वियसली सर नॉर्मल इन्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, अपवर्ड्स। अपने कहीं एक्सट्रीम सिनेरियो क्यों एज्यूम करें कि सर रिसेशनरी इन्वायरमेंट है या यील्ड कर्व फ्लैट, अपने तो यही बोलेंगे ना नॉर्मल इकोनॉमिक सिनेरियो। तो नॉर्मल इकोनॉमिक सिनेरियो में तो सर यील्ड कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। और अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो यहाँ पे क्या, शॉर्ट टर्म रेट्स विच इज से 2%, एंड यहाँ पे क्या, लॉन्ग टर्म रेट्स विच इज से 4%। इज इट फाइन। तो यहाँ पे वही बोल रहा है वो, assuming a typical normal yield curve, नॉर्मल यील्ड कर्व मानो, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग मानो, तो अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो शॉर्ट टर्म रेट्स कम होगा, लॉन्ग टर्म रेट्स क्या होगा, ज्यादा होगा। For most of the estimation period where short term government bond yields will be lower than the long term bond yields। क्लियर कर दिया आपको सब कुछ। The use of the short term bill rate in the estimation would lead to a higher estimate of ERP। RM माइनस RF में अगर आप RF कम लेते हो तो RM माइनस RF क्या आएगा, ज्यादा, higher estimate। Further, using an arithmetic mean rather than a geometric mean would likely to lead a higher estimate of the ERP। क्यों, क्योंकि सर जो आउटलायर्स है उसको अरिथमेटिक मीन क्या, इक्वल वेट्स असाइन करता है।
Thus, KM estimate of the ERP under her chosen assumption is likely to be higher relative to the another estimate that uses other choices. मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड और ज्योमेट्रिक मीन यूज करता तो सर कम आता, वेयर एज ये तो क्या यूज किया, शॉर्ट टर्म रेट्स एंड अरिथमेटिक मीन यूज किया। तो बोला अगर शॉर्ट टर्म रेट्स एंड अरिथमेटिक मीन ये जो बंदा केएम यूज किया, बिकॉज ऑफ दैट ही विल हैव हायर एस्टिमेट्स ऑफ द रिस्क प्रीमियम एज कंपेयर टू अगर कोई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड और ज्योमेट्रिक मीन यूज करता तो रेट्स क्या आता, लोअर आता। आर एम माइनस आर एफ क्या आता, लोअर आता। परफेक्ट। तो देखो यार, मतलब आई डोंट नो कब क्लास स्टार्ट किया था, मेरे को भी, मैंने भी टाइम नहीं देखा, बट मेरे हिसाब से शायद 1.5 घंटे हो चुका होगा, मे बी 1-1.5 घंटा हो चुका होगा। और अपने क्या किया, सिर्फ एक केस स्टडी डिस्कस की है। एंड इस केस स्टडी से तुमको समझ में आ रहा होगा यार कितना कुछ अपने को आइडिया हो चुका। एंड ये आइडिया क्या आपको नया हुआ है या मैक्सिमम आपको चीज पता था? ऑलमोस्ट आई वुड से 99% चीज आपको पता ही था लेवल 1 से, और जो लेवल 2 स्टार्ट कर चुका है, दूसरा टॉपिक टच अपॉन कर चुका है, तो उसको भी पता है ये सब बेसिक चीजें। तो इज इट फाइन? इसलिए मैंने जानबूझ के फॉर्मली चैप्टर स्टार्ट नहीं किया कि यार चलो डायरेक्टली एलओएस से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली कोई कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर कोई चीज आपको पता है ऑलरेडी, क्यों यार अपने उसको पढ़े, मतलब क्यों मैं उसको जबरदस्ती आपको पढ़ाऊं? यार ये तो चीज अपने को सर पता ही है, आप क्या उसके अंदर में एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो? व्हाट एक्स्ट्रा नॉलेज यू आर गिविंग? आई एम नॉट गिविंग एक्स्ट्रा नॉलेज ना, मेरा है ही नहीं कुछ यहाँ पे इनपुट, आपको ऑलरेडी पता है। और यही तो क्लास स्टार्ट किए थे, ऐसे तो क्लास स्टार्ट किए थे कि मेरे तरफ से इनपुट जो होगा कम होगा, अपने सारे डिस्कस करेंगे, कंक्लूड करेंगे, एंड जो कंक्लूड कर रहे थे मैं सब कुछ लिख रहा था। इज इट फाइन? परफेक्ट। तो ये मिनी केस 1 था ग्रेटना इंजन्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। पूरा केस स्टडी करके ऑब्वियसली टाइम टेकिंग था, बट इट्स वर्थ, क्योंकि जब अपने फॉर्मली जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा ये सब चीज तो ग्रेटना में पढ़े हैं। इनफैक्ट यही लगेगा आपको स्टार्टिंग का एलओएस, लाइक आपको लगेगा यार जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं, बिकॉज 70-75% आपको लगेगा ये तो ग्रिटा में लिखा हुआ था, ये तो ऐसा था, ये तो अपने क्लास में फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। दैट विल बी द बेस्ट स्टडी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा फ्रॉम दिस मिनी केस, आपका ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? परफेक्ट। चलिए एक बार यहाँ पे क्लास स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर में फिर अपने फॉर्मली क्लास स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर में भी मेरे को एक एग्जाम्पल करवाना है, एग्जाम्पल नंबर 1, उसके बाद मैं फॉर्मली क्लास स्टार्ट करने वाला। ठीक है, टेक केयर गाइस।